हाँ। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं आपकी मेजबान जरिया बारिफ। इस उम्मीद के साथ कि दिन बहुत अच्छा गुजरे, बहुत प्यारा गुजरेगा। मौसम जो बहुत अच्छा है इस्लामाबाद का, अल्लाह करे कि पाकिस्तान भर में इस वक्त मौसम खुशगवार हो। लेकिन इस्लामाबाद का जो आज मैंने वेदर फोरकास्ट देखा ना, अच्छा मेरी वैसे आदत है शेब की अक्सर औकात में वीकेंड स्पेशली देखती हूँ कि मौसम कैसा होने वाला है। तो जो आज के बारे में मैंने वेदर फोरकास्ट देखा 29, 28, 27, 26 मतलब ये टेम्परेचर रहेगा बारिश के साथ। तो सुबह के औकात में भी कुछ ऐसा ही था कि जब मैं और शुएब आ रहे थे ऑफिस तो ऐसा नहीं था कि छुट्टी करने का दिल कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ मौसम कर रहा था कर रहा था। अच्छा, एक अच्छी बात ये जरियाब होती है, जब आप मौसम एंजॉय कर रहे होते हैं ना, तो आसपास गुजरने वाले अगर वो मौसम एंजॉय ना भी करना चाह रहे हो तो वो आपको देखते हुए एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। अगर आप वीडियो बना रहे हो तो लोग कहते हैं हम भी वीडियो बनाते हैं, देखते हैं मौसम कितना प्यारा हो गया, तो ऐसा हो जाता है। तो हमने कोशिश की जरा आपको दिखाएंगे कितना खूबसूरत हमारा प्यारा ये शहर इस्लामाबाद लगता है बारिश के मौसम में। बारिश कितनी प्यारी थी, दिल क्या चाह रहा था, जरा देखिए जी। तो अभी हम लोग इस वक्त पीटीवी न्यूज़ के हेड ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं और मैंने भी गाड़ी पार्किंग में लगाई, शेर ने भी गाड़ी पार्किंग में लगाई। तो दिल किया पहले तो शो की ओपनिंग यहाँ से करते, लेकिन पॉसिबल नहीं था, रेडी भी होना था, मेरे बाल नहीं बने, शेफ की टाइम लगी, तो मौसम भी थोड़ा एंजॉय करने के लिए हम लोग बाहर आ गए। एग्जैक्टली, हम बाहर आ गए और आई एम श्योर आप भी ये मौसम देखकर जरूर बाहर आ गए। वैसे जो भाईजान गाड़ी में जा रहे हैं, दिल इनका भी ये चाह रहा होगा गाड़ी से बाहर निकलते हैं। अच्छा, ये गाड़ी से आपकी है, तो ड्राइवर लेकर जा रहे हैं, तो हो जाता है ऐसे भी। तो अगर आप बाहर निकलें, स्पेशली फॉर द पीपल जो बाइक पर निकले, तो प्लीज एहतियात से आप निकलने, क्योंकि रोड स्लिपरी हो जाती है। और इसीलिए मेरा मेकअप आर्टिस्ट भी थोड़ा सा लेट हो गया, तो इसीलिए हमने मौके का फायदा उठाया और हम लोग मेकअप रूम से बाहर आ गए कि जरिया बाहर चलते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन मौसम बहुत अच्छे, इस्लामाबाद में वैसे भी आउटडोर स्पॉट्स बहुत ज्यादा हैं खाने पीने के लिए और नाश्ते के लिए, तो आप लोग जाए, एंजॉय करें। और डेफिनेटली वो खवातीन जो घर में हैं वो अपने हस्बैंड्स को, अपने बच्चों को आलू के पराठे लगाते हैं। ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज। मैं खाने जा रहा हूँ बाहर से। आपने कहा कि मौसम बहुत अच्छा, बाकी दिल यही चाह रहा है कि निकल जाए बाहर और एंजॉय करें जरा इस मौसम। ये मैसेज हम अपने प्रोड्यूसर्स को देना चाह रहे हैं कि जैसे ही शो खत्म हो तो आलू के पराठों का एहतमाम करके रखें। जी। तो वीडियो के खत्म होते होते मैंने एक मैसेज दिया था वकास साहब, जब आप काउंटडाउन दे रहे थे कि 3, 2, 1 के हम आपने शो के खत्म होने से पहले आलू के पराठों का इंतजाम फिर हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 कितने पराठे खाए हैं आपने। डन हो गया, डन हो गया आलू के पराठे आफ्टर द शो। ग्रेट। अगर आपने हमें ज्वाइन करना है कर सकते हैं, इजाजत है। वकास भाई का दिल बहुत बड़ा है, बिग पार्टी हाँ, ठेला ना लगा लें वकास भाई। चले जी, ये तो हमने बात की है इस खूबसूरत मौसम की। आगाज कितना खूबसूरत सा है आज के दिन का। अब जरा बढ़ते हैं आगे, इस दिन की बात करते हैं, यानी 8 सितंबर की बात करते हैं। आज यौम बहरिया है, नेवी डे है। यौम बहरिया हीरोज की कुर्बानियों और जज्बों को सराहने के लिए मनाया जाता है ये दिन। बड़ा अहम दिन है ये। जंग सितंबर की जब हम बात कर रहे हैं, पाक बहरिया की शानदार कारकर्दगी की याद में हर साल 8 सितंबर को नेवी डे के तौर पर मनाया जाता है। और इस दिन हमारी नेवी ने पाकिस्तान की बरी और फजाई अफवाज के शाना बशाना रहकर दुश्मन के दांत खट्टे किए थे। 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब पाकिस्तान नेवी के 7 बहरी जहाज़ों पर मुश्तमिल भीड़े ने ऑपरेशन सोमनाथ में दवारका में कायम रेडार स्टेशन पर बमबारी की। और इस बर्क रफ्तार और दुरुस्त कार्रवाई ने न सिर्फ अहम साहली तनसीबात को तबाह किया, जिसमें भारतीय एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों को कराची पर हमले की रहनुमाई करने वाले हिंदुस्तानी रेडार स्टेशन और रेडियो बेकन शामिल थे, जबकि हिंदुस्तानी गुरूर इसको तो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा था। बिल्कुल। और ऐसे में पाक बहरिया की वाहिद सबमरीन गाजी पूरी जंग के दौरान समुद्र में अपनी बरतरी बरकरार रखते हुए दुश्मन के सामने नाकाबिल शिकस्त रही। अब हिंदुस्तानी बंदरगाह के गिरदनवाह में सबमरीन गाजी की मौजूदगी ने हिंदुस्तानी बहरी जहाजों बशमूल तैयारा बरदार बहरी जहाज विक्रांत को बंदरगाह में महसूर रखा और भारतीय बेड़े को जंग के दौरान गैर मौसर रहने पर मजबूर कर दिया। 1965 की जंग में बर्री और फजाई अफवाज ने दिफाए वतन के फरीजे भरपूर तरीके से सरअंजाम दिए, लेकिन 8 सितंबर का दिन, जी हां 8 सितंबर का दिन पाक बहरिया के नाम रहा और ऑपरेशन द्वारका में
पाकिस्तान नेवी ने दुश्मन के दिलों पर जो लर्जा तारी किया, जो हैबत तारी की, उसी की याद में आज 8 सितंबर को पाक बहरिया का दिन बनाया जाता है। और हम अपने सभी पाक बहरिया के तमाम जवान सिपाहियों को, हमारे सीनियर्स को, हमारे गाजियों को, हमारे शहदा को सुबह पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज की तरफ से खराज तहसीन पेश करते हैं। जबरदस्त जी। और आज चूंकि दिन है 8 सितंबर, बात नेवी डे की हो रही है। सिर्फ ये बात 8 सितंबर की नहीं है, सिर्फ ये बात ऑपरेशन द्वारका की नहीं है। ये बात तो है कि जब जब मौका मिला, जब जब वक्त ऐसा आया, जब जब ऐसे लम्हात आए जब पाकिस्तान नेवी की ज़रूरत महसूस हुई, यानी मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेशनल तैयारियों की, वो जो समंदरों के अंदर होते हैं, वो जो गहरे समंदर में गहरे पानियों की हिफाजत पर मामूर होते हैं, जो महीनों महीनों अपनी फैमिली से दूर होते हैं, वो कैसे पाकिस्तान की हिफाजत पर मामूर होते हैं, आज हम उनकी बात कर रहे हैं। और जब ऑपरेशन द्वारका का जिक्र है, उसके साथ साथ कई बार तो ऐसा भी हुआ, आई थी उनकी कोई ना कोई सबमरीन, लेकिन हमने उसको भगा दिया कि हमारे पाक पानियों में तुम्हारी कोई जगह मौजूद नहीं है। आज हम इस दिन के मुनासबत से बात करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं हमें रियर एडमिरल रिटायर्ड सलीम अख्तर साहब फ्रॉम पेशावर स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग सर। सर आपको आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। ग्रेट, थोड़ा सा डिले है, नो सर वरीज। कैसे हैं आप? और ये बताइए कि इस्लामाबाद में तो मौसम बहुत खूबसूरत है, कि क्या पेशावर में भी मौसम उतना ही खूबसूरत है? के साथ कोई मसला है, क्योंकि बाकी पूरे पाकिस्तान में जो है बारिश होती है, पेशावर के इलाके में नहीं होती, अलबत्ता इसके सराउंडिंग्स में बहुत ठीक ठाक बारिश वगैरह होती है। ठीक सर, इसका मतलब है फिर बारिश के लिए आपको आना पड़ेगा इस्लामाबाद। मौसम आज भी अच्छा है और आइंदा 2-3 रोज तक भी मौसम अच्छा रहेगा। सर अब जरा आ जाएं सर, जो पाकिस्तान नेवी ऑपरेशनल तैयारियों की जब हम बात करते हैं, यानी वो चाहे 1965 की जंग का माहौल हो, वो चाहे 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब हो, या उसके बाद का माहौल हो, जब जब पाकिस्तान नेवी को पुकारा गया, जब जब पाकिस्तान नेवी की जरूरत महसूस हुई, उसने साबित किया और दुश्मन को हमेशा हमेशा नाको चने चबवाए। आज 2-3 साल पहले की बात ही है जब एक सबमरीन उनकी इस तरफ को आ रही थी, और हमने 4 मार्च 2016 का वाक़या है, इसके बारे में आपसे और हमने उसको भी भगा दिया। थोड़ा सा बताइएगा, विद पैसेज ऑफ टाइम हम कितना अपनी नेवी को इक्विप्ड करते चले जा रहे हैं और कितनी बेहतरी की तरफ चलते चले जा रहे हैं? अच्छा, इससे पहले कि जब सिर्फ बात करना शुरू करें, पाक मतलब बहरिया थोड़ा सा ने डिले जो है आएगा। एक तो 65 की जंग में आपने बयान किया कि किस तरह हमारी सबमरीन गाजी ने जी और उनकी दहशत और खौफ फैला रखा था, जिसकी वजह से जो है हिंदुस्तानी बहरिया महदूद रह गई अपनी बंदरगाहों में। तो उसके बाद से हमने देखा सर प्लीज आप बात मुकम्मल कीजिए प्लीज। कि पाक बहरिया ने काफ़ी तवज्जो दी अपनी और ज़्यादा सलाहियत को बढ़ाने के लिए। जी हाँ, वो कुछ आवाज़ का थोड़ा सा मसला है। अच्छा, एक काम करते हैं सर, इसको जरा एडजस्ट कर लेते हैं, शायद हमारी ही आवाज़ या आपकी अपनी आवाज़ वापस जा रही है, दैट इज़ द रीज़न थोड़ा सा इशू हो रहा है। आप के पास दोबारा हम आते हैं। आज हम चूंकि बात कर रहे हैं यौम बहरिया की, हम बात कर रहे हैं उनकी जो ना सिर्फ समंदर की हिफाजत करते हैं, बल्कि उनकी जो एविएशन है, यानी वो अपनी फ़ज़ा को भी महफूज बनाते हैं। ऐसी फोर्सेस हैं उनके पास, SSG भी है उनके पास, जो फिर ऐसे ऐसे ऑपरेशंस करती है कि हम देखते हैं कि ना सिर्फ पानी, जो कोस्टल एरियाज़ हैं उसकी हिफाजत करना, जो फ़ज़ा है उसकी हिफाजत करना, ना हद फ़ज़ा की है ना हद गहरे पानियों की है, लेकिन हम हद से बढ़कर हिफाजत करते हैं अपने पानियों की, अपनी फ़ज़ाओं की, अपनी लैंड की। बिल्कुल ऐसा ही है। और पाक अफवाज का जब भी हम जिक्र करते हैं तो आपने बिल्कुल कहा, कल भी जब हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, तो सिर्फ ये नहीं होता है कि आपका सिर्फ एक डिपार्टमेंट है जहां पर हम किसी को देखते हैं। जैसे कि मीडिया में अक्सर लोगों का ख्वाब होता है कि हमने एंकर बने, क्योंकि हम लोग स्क्रीन पर होते हैं, लेकिन इसी तरह से बाकी तमाम डिपार्टमेंट है। और हमसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो पाक अफवाज की है, जिसमें हमारी बर्री फौज है, जिसमें हमारी फजाइया है, जिसमें हमारी बहरी फौज है, और जो हमारे मेन स्टार्स होते हैं ना,
उनको भी, उनके साथ भी पूरा एक स्टाफ पीछे मौजूद होता है, एक प्रॉपर टीम मौजूद होती है जो उनको गाइड कर रही होती है, उनका ख्याल रख रही होती है, उनको आगे उनके आने वाले ऑपरेशंस में उनको सपोर्ट कर रही होती है। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर हर जांबाज सिपाही का जिक्र करेंगे और उसके हवाले से ये है कि हम आपको बताते भी रहेंगे। इसीलिए दोबारा से हमें एक टेक्निकल इशू था, वो रिजॉल्व हो चुका है। हम एक बार फिर से सर की जानिब चलते हैं। सर, हम लोग आपसे डिस्कस कर रहे थे ऑपरेशन द्वारका के हवाले से भी, इस पर पाकिस्तान नेवी जो है वो कहां पर स्टैंड कर रही है, हम कितना जो है वो अपने इक्विपमेंट के हवाले से मॉडरेट हो चुके हैं, हम कितनी प्रोग्रेस कर चुके हैं? जी हाँ, पाक बहरिया ने अपनी सलाहियत को बढ़ाने में बहुत पेशरफ्त की है। इसके लिहाज से 65 की जंग में सिर्फ हमारे पास 7 जहाज़ थे, एक आबदोज थी और एक क्रूज़र था। और जैसे कि आपको पता है, और इंडिया जो है उसके पास 19 शिप्स थे और एयरक्राफ्ट कैरियर, तो उन्होंने अपने अच्छा खासा अपनी बहरी कुव्वत जो है उसमें इजाफा किया। तो लेकिन हमने अपनी जो फतूहात हमने 65 की जंग में हासिल की, उस पर हम बैठे नहीं रहे। उसके बाद हमने बहुत फोकस किया अपनी बहरिया के ऊपर। अपनी जो हमारी एक चीज़ आपको देखेंगे कि जो आबदोज़ें हैं, हम वो पहला मुल्क है जो कि जनूबी एशिया और इसके इलाके में जिन्होंने सबमरीन्स को ऑपरेट किया। उसके बाद हमने अपनी सबमरीन फोर्स में ठीक ठाक इजाफा किया है। अभी भी हम चाइना से सबमरीन्स वगैरह ले रहे हैं और उसका मायदा हो गया है। हमने जो है बहरी जहाज़ जो हैं उनमें इजाफा किया है। हमने जो एविएशन विंग होता है नेवी का, उसमें काफ़ी इजाफा किया गया है। और सी पैक के हवाले से, क्योंकि सीवर डिफेंस जो है पाकिस्तान की सरहदों का वो नेवी के पास है, तो उसके लिहाज से भी हमने अपनी जो है कुव्वत में उसको सलाहियत को बढ़ाने में काफ़ी ठीक ठाक इजाफा किया गया है। तो हम देखते हैं कि जैसे आपने अभी जिक्र किया उस आबदोज का, जो कि बहरी इंडियन नेवी की आई थी हमारे पानियों में चुप चुपा के, कि जब हम जो है उसको ये वही टाइम है जिसमें सी पैक का इफ्तिताह हो रहा था। तो इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। तो हमारे जो हवाई जहाज़ हैं जो नेवी के, जिनको लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, उन्होंने इसको डिटेक्ट किया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये आबदोज पूरी बाहर नहीं होती, उसका सिर्फ पेरिस्कोप बाहर होता है। ये ऐसे ही है जैसे आपने डेजर्ट के अंदर एक जो नेल है उसको डिटेक्ट करना है, तो ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है। लेकिन पाकिस्तान बहरिया का ये प्रोफेशनलिज्म है और उसकी मुंह बोलता सबूत है कि हमने उसको पकड़ लिया और उसको मजबूर किया वहाँ से निकलने में, और उसको मैसेज दिया कि हम हर तरह से तैयार हैं। और इसमें जैसे आपने कहा ना कि इजाफा जो हुआ बहरिया के अंदर, तो हमारी जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है नेवी की, उसका सबसे बड़ा जो कॉर्नरस्टोन ये है कि हम जब भी कोई चीज़ या जहाज़ या आबदोज बाहर किसी मुल्क से लेते हैं तो उसके अपनी सलाहियत के अंदर लाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आबदोज़ें पाकिस्तान में तीसरी आबदोज बनी थी अगुस्ता, अभी जो चाइनीज सबमरीन्स हैं वो भी हम आखिरी 3 इधर बनेंगी। जो जहाज़ हैं बहरी जहाज़, उनको भी पाकिस्तान के अंदर तो तैयार किया जाएगा, तो और पहले कर भी चुके हैं जैसे चाइना के साथ मिलके। तो पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान बहरिया अपनी जो है सलाहियत को भरपूर तरीके से इजाफा करने में मसरूफ़ है और कर रही है, और माशाल्लाह हम आगे से बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। बेशक बेशक। सर, मौजूदा दौर में रोल एंड टास्क कितना वसी होता जा रहा है पाक नेवी का, क्योंकि जाहिर है अब हमारा फोकस औरमाड़ा की तरफ भी होता है, फोकस गवादर की तरफ भी होता है, उस कोस्टल बेल्ट की जाने भी बहुत ज़्यादा फोकस है, उसकी हिफाजत, जिस तरह आपने सी पैक का हवाला दिया, उसकी हिफाजत भी करनी है और बहुत ज़्यादा निगाहें उस जानिब होती हैं। एक तो ये चीज़, उसके साथ साथ जो नेवी ने कोस्टल बेल्ट में काम किए हैं विद रिस्पेक्ट टू अपलिफ्टिंग सोशल जो वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं या जो कम्युनिटी है उसको अपलिफ्ट करना, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डेवलप करना, अब तो कैडेट कॉलेज भी और माड़ा में इन्होंने कायम कर दिया, तो बड़ा वसी रोल एंड टास्क होता जा रहा है पाकिस्तान नेवी का। जी बिल्कुल ठीक कहा। हमारा मेन टास्क तो बेसिकली है कि जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि हमारी 95% तजारत जो है वो समंदर के रास्ते होती है, उसको खुला रखना, चाहे वो जंग हो चाहे पीस हो। अभी एक और डायमेंशन जिसकी तरफ आपने इशारा किया जो ऐड हो गई है वो ये है
कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग स्मगलिंग, उसके बाद मैरीटाइम टेररिज्म, पायरेसी कितने बड़े पैमाने से जो है इस समुद्रों में आई है, इन सब के ख़िलाफ़ जो है वो पाक बहरिया को तैयारी करने की ज़रूरत है और उन्होंने की है। इसी तरह सीपैक जो है उसकी आने से, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, उसकी वजह से भी हमने कोस्टल स्टेशंस जो हैं उनको एम्पावर किया है, और जो हमारे एरियल UAVs और दूसरे इस तरह की प्लेटफॉर्म जिनकी ज़रूरत है वो हमने इंडक्ट किए हैं। जहाँ तक सोशल काम का है तो पाक बहरिया ने बहुत बड़ा कारनामा, एक तो मैं आपको ये बता दूँ कि जस्ट 1973 में जब मैं बहरिया में शमूलियत अख्तियार की तो उस वक्त भी मुझे याद है कि हम अपने बहरी जहाज़ गवादर के बे के ऊपर लेके जाते थे और अपनी मेडिकल टीमें वहाँ भेजा करते थे कि जो जाके वहाँ मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती थी। अब ओरमारा में हमारा जो बेस बना है उसमें एक बहुत अच्छा कारण ये किया है कि बलूचिस्तान के जो बच्चे हैं जो कि बहुत कम होते हैं फोर्सेस के अंदर, तो वहाँ हमने कैडेट कॉलेज एक जो है वो सेटअप किया है जिसमें बलूचिस्तान के बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाता है, उनको वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। और आपको ये सुन के खुशी होगी कि अब वहाँ के जो एजुकेटेड बच्चे हैं उन्होंने पाक बहरिया में कमीशन भी हासिल कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़ा एक अच्छा स्टेप है, पॉजिटिव। दूसरा, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हम प्रोवाइड करते हैं, हॉस्पिटल बनाया है ओरमारा में। ओरमारा के लोगों और बलूचिस्तान की ये जो सरहद है हमारी 1000 किलोमीटर, उसके ऊपर पाक बहरिया को जो है उन्होंने काफ़ी ऐसी सेटअप्स किए हैं कि जिससे सोशल अपलिफ्ट जो है उसमें बलूचिस्तान के लोगों को जो है। सर जी, ये भी बताइएगा ये जो अमन एक्सरसाइज है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो जानना चाहेंगे आपसे कि ये अमन एक्सरसाइज बेसिकली होती क्या है, इसका रोल किस हद तक इम्पोर्टेंट है। सवाल किया आपने कि ये अमन एक्सरसाइज जो है बहुत बड़ी एक कामयाब एक्सरसाइज है जो पाक बहरिया ने की, जिसमें 40 से ज़्यादा ममालिक ने शिरकत की। ये कोई छोटी बात नहीं है कि इतने ममालिक को इकट्ठा करना। और इसकी जो स्पेशलिटी ये है कि इसमें चाइना, रशिया, अमेरिका, इंग्लैंड जो कि कभी भी इकट्ठे एक्सरसाइज नहीं करते, उनको हमने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। इसकी सबसे बड़ी जो इसका फ़ायदा है और जो इसका मकसद है, इंटर ऑपरेबिलिटी जिसे हम कहते हैं, कि जब ये सारी फोर्सेस इकट्ठी हो जाएं, जो एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस जो दूसरी इस इलाके में अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर रही हैं, तो वो कैसे ऑपरेट करेंगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पायरेसी और ये जगह वो है जहाँ दुनिया का 60% तेल जो है वो जाता है। तो हर कंट्री के अपने इंटरेस्ट हैं। पायरेसी ने बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था इस एरिया के अंदर, जो अभी काफ़ी हद तक कम हुआ है। तो उसमें कैसे हम, अगर ये सारी नेवीज इकट्ठी हों तो वो कैसे ऑपरेट करेंगी, इसे हम कहते हैं इंटर ऑपरेबिलिटी। तो अमन एक्सरसाइज में जो है उसमें सेमिनार्स भी हुए, उसमें समंदर में मशक़ें भी हुई, उसमें एक दूसरे के कल्चरल शोज़ भी हुए। ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी और बहुत बड़ी कामयाबी है पाक बहरिया के लिए। और एक ये मैसेज है दुनिया को कि जैसे भारत पाकिस्तान को कहता है जी हमने आइसोलेट कर देंगे दुनिया में, ये उनके लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि 40 से ज़्यादा ममालिक बहरे अरब में आके हमसे एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो उसमें शामिल नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा पैगाम है कि 40 से ज़्यादा ममालिक जो यहाँ पर आके एक्सरसाइज कर रहे हैं। और डेफिनेटली यहीं से पता चल जाता है कि पाकिस्तान नेवी का रोल ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में कितना इम्पॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया आपका रियर एडमिरल रिटायर्ड सलीम अख्तर साहब, आपने अपना वक्त दिया हमें। और हम दुआ गो हैं कि हमारी नेवी जो है वो यूं ही जो है वो तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहे। वो गाजी जो आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो शहीद जो हमसे बिछड़ गए और उनके शहदा, उन सबको हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं। चलें, बात चूंकि यौम बहरिया की हो रही है तो आज के मौके पर खुसूसी वीडियोस भी पाकिस्तान नेवी की जानिब से जारी की गई हैं। तर्जुमान पाक बहरिया की तरफ से कहा गया कि मंजिल मुराद के उन्वान से वीडियोस जो हैं वो दास्तान शुजात का बयान है। मार्का दवार का, जिसका आज हमने आगाज़ में जिक्र किया, इसके हवाले से खुसूसी वीडियो में 8 सितंबर 1965 के ऑपरेशन सोमनाथ की कहानी बयान की गई है। आज
यौम बहरिया की मुनासबत से हमने कोशिश की कि प्रोग्राम का आगाज़ उसी बात से करें, इसी दिन की मुनासबत से करें। चलें जी, बढ़ते हैं आगे, दीगर मौज़ूआत भी शामिल करते हैं आज के प्रोग्राम में। और इससे पहले कि किसी और मौजू की जानिब बढ़ जाएँ, क्यों ना कहीं आपको घुमा फिरा कर लेकर आएँ। बल्कि जब घूमने फिरने की बात होती है तो अक्सर ऐसी जगह पर जाकर आप शॉपिंग भी करते हैं। हाँ। और शॉपिंग जब करते हैं तो ज़ाहिर है जो वहाँ की स्पेशलिटी होती है, शॉपिंग मेरा मानना है खवातीन जल्दी कर लेती है। इन जैसे जब मर्द हजरात शॉपिंग करते हैं ना तो इस कदर कंफ्यूज कि मैं आपको बता नहीं सकती। और फिर माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे, हमारी भाभी जान, उन्हें इन्होंने वीडियो कॉल पर लिया हुआ था। अच्छा ये वाली शॉल ठीक है, अच्छा वो वाली शॉल ठीक है। तो अजीबो गरीब सी सिचुएशन थी। मतलब मैं अपना सब कुछ पैक करवा के मैंने 5 शॉल्स ली और पैकिंग में पड़ी हुई हैं। शेप की डिसाइड ही नहीं हुआ। आपकी बीवी नहीं है ना? जिनकी बीवी होती है उन्हें पता होता है कि ये बड़ा जरूरी होता है। एनीवेज, हम बात करें इस्लामपुर की। स्वात का इलाका है इस्लामपुर, वहाँ की जो कि शॉल्स बहुत मशहूर है। कैसे इनकी तैयारी होती है, कितनी जबरदस्त शॉल्स होती हैं, क्यों मशहूर है दुनिया भर में, हम गए, मैं और जरिया हमारी टीम वहां पर गई। तो कैसा रहा इस्लामपुर का विजिट, लेट्स हैव अ लुक। मॉर्निंग। तो अब हम आपको करवा रहे हैं सैर सवात के इलाके इस्लामपुर की, जो ठीक यहाँ से 3 किलोमीटर के फासले पर है। एक ऐसा गांव जहां खवातीन मर्दों के शाना बशाना चलती हैं, बल्कि कहना ये चाहिए उनका हुनर इस्लामपुर की पहचान है। आइए सुबह पाकिस्तान के साथ। इस्लामपुर गांव की गलियों से गुजरते हुए हम पहुंच चुके हैं अब एक कारखाने पर, जहां पर स्वाति शॉल्स तैयार होती हैं। ये तैयार किस तरह से होती हैं, प्रोसीजर इसका क्या होता है, पहला मरहला क्या होता है और आखिर में ये कहां तक पहुंचती हैं, फिर मार्केट्स में किस तरह से दस्तयाब होती हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं आज। ये जो शॉल्स हैं, सबसे पहले ये खड्डी, इसके बारे में हमने बचपन में पढ़ा भी है। और लेकिन कुछ बच्चे देखना चाहते थे कि खड्डी पर कपड़े की बुनाई, कपड़े की तैयारी कैसे होती है। तो आपने शुरू में देखा होगा कि किस तरह से भाईजान अपने पाँव के जरिए मशीन को चलाते हैं और फिर ये धागा लिपटता हुआ ऊपर आता है और यहाँ से बुनाई शुरू हो जाती है। तो ये पहला प्रोसीजर है। अभी यहाँ पे इस खड्डी पे ये ग्रे कलर का कपड़ा लगा हुआ है उस धागे के साथ, और दूसरी तरफ ये जो है स्किन कलर का धागा। ये वो दो कलर्स ऐसे हैं कि जिनके ऊपर स्वाति टांका जब कढ़ाई के लिए तैयार हो रहा होता है तो इंतहाई खूब जचता है। ना सिर्फ स्वाति टांका, इसमें आपको बलूची टांका भी नजर आएगा, शेडो वर्क भी नजर आएगा और बहुत सारे ऐसे टांके हैं जो कि इस कपड़े को इंतहाई खूबसूरती से निखार देते हैं। तो ये पहला प्रोसीजर है कि ये खड्डी पर जाता है। खड्डी के बाद हम देखते हैं कि ये वॉशिंग के लिए जाता है, वॉशिंग के बाद प्रेसिंग, प्रेसिंग के बाद फिर कढ़ाइयों के लिए घर में अमल शुरू हो जाता है खवातीन की तरफ। उसके बाद इनको फाइनल एक टच दिया जाता है और ये पैकिंग की तरफ जाती हैं। इससे पहले कि मैं कीमत की बात करूं कि इनकी कीमत यहाँ पर क्या होती है और मार्केट में वो किस दामों फरोख्त की जाती हैं, तो मैं चाहूँगी कि आपको दूर कहीं नहीं ले जाना, वो बस मेरा कैमरामैन आपको दिखाए। तो खेत के साथ एक ऐसी जगह है जहाँ पर रस्सियाँ बंधी हुई हैं। इन रस्सियों के ऊपर कुछ चादरें डली हुई हैं, कुछ चादरें उतारी भी जा रही हैं। अब ये वो अमल है जो खड़ी के बाद आता है, मतलब ये कि यहाँ पर डाई का अमल होता है। डाई के बाद ये वॉशिंग के लिए जाते हैं। कुछ चादरों का स्टेप या कुछ कढ़ाइयाँ ऐसी होती हैं कि जिन्हें वॉश से पहले ही तैयार कर लिया जाता है और कुछ का अमल ऐसा होता है कि जिन्हें डाई और वॉश कंप्लीट करने के बाद कढ़ाई के लिए भेजा जाता है। तो ये है इस गांव की खूबसूरती। हरियाली है, सब्जा है, पहाड़ हैं, बड़े बड़े दरख्त हैं और उन्हीं दरख्तों के बीच ये खूबसूरत रंगों में लिपटी चादरें ये एक नया ही हुस्न का दिलफरेब नज़ारा पेश कर रही हैं।
हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामपुर की मार्केट में। ये वो जगह है जहां तकरीबन 60% से जायद की आबादी बिलवास्ता या बिलावास्ता इस कारोबार से मुंसलिक है। यहाँ की ताजिर बिरादरी, क्या उनकी कोई शिकायत भी है, क्या उनको कोई मसाइल का सामना भी है, और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे लोग जो मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर आते हैं, यहाँ से इन चादरों को लेकर यानी होलसेल रेट पर लेकर खुद जाकर कमाते हैं, वो क्या राय रखते हैं, दुकान पे आपको लेकर जाएंगे। ताजिर बिरादरी की नुमाइंदगी जो कर रहे हैं उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, क्या राय वो रखते हैं, किस तरह यहाँ की कम्युनिटी इस कारोबार से अपने आप को अपलिफ्ट कर रही है, इसकी बात करेंगे। मेरे साथ रहिए। एक दुकान पर आ गए हैं हम, वैरायटी बेशुमार है यहाँ पर। ताजिर बिरादरी की जब हम बात करते हैं वो कितना खुश है, यहाँ के हालात कैसे हैं, उनके अपने हालात कैसे हैं, इस कारोबार से मुंसलिक अफराद कितना खुश हैं, कितनी खुशहाली आ रही है इस गांव की। अमीन गुल साहब हैं यहाँ पर, उनसे गुफ्तगू रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि क्या ये दुरुस्त बात है तकरीबन 60% आबादी यहाँ की ऐसे जो मुंसलिक है इस कारोबार से? अच्छा, अब सर मुझे बताएं कि इसके अलावा यहाँ के लोग क्या करते हैं इस कारोबार के अलावा? इसमें तकरीबन 30% लोग जो है ना वो यहाँ पे जॉब पे हैं। अच्छा, कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है, कोई मुख्तलिफ डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है। और 10% लोग यहाँ से जो है ना वो बाहर। अब जो 60% लोग जो इस कारोबार से मुंसलिक हैं, इसका क्या मतलब है? खवातीन का भी बड़ा अहम रोल है, वो घरों में सपोर्ट कर रही हैं, वो कढ़ाई कर रही हैं। जाहिर बात है बगैर खवातीन का यहाँ पे काम चलना मुश्किल है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये काम बहुत प्रोसेस से गुजरता है। ठीक है, इसके बाद जो है ना ये मतलब जब शुरू से ये काम स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद ये मतलब धुलाई होता है, रंगाई होता है, मतलब सारा कुछ करके फिर उसके बाद ये कढ़ाई वो वाले के पास जाते हैं, घरों में जाता है, फिर घरों में उनका काम होता है, फिर उसके बाद जो है ना मतलब वो शॉप में आता है आगे मार्केट में। ठीक सर, सबसे पहले तो एक वो मजदूर या एक वो शख्स जो खड्डी पर है, वो डेली वेजेस पर होता है? जी जी नहीं, उनका जो है ना वो उस पर डिपेंड है। पता नहीं मतलब वो अगर वो चाहे तो 1000 रुपये भी कमा सकते हैं, अगर वो चाहे वो 2000 रुपये भी कमा सकते हैं। अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है कि कितना वक्त वो दे सकता है। जितना उसका मेहनत होता है उतना उसका जो है ना मजदूर बनता है। जी, यहाँ पे कितनी छोटी छोटी सी मैं कह दूं कि इंडस्ट्रीज या कारखाने हैं जहाँ पर ये काम हो रहे हैं? तकरीबन काफ़ी हद तक ये जो है ना लोग काम करते हैं। किसी ने 2 कड्डी लगाई है, हर बंदा अपने मतलब पावर के मुताबिक उन्होंने, किसी ने 1 कड्डी लगाया, किसी ने 2 लगाई है, किसी ने 10 लगाई हैं। तो ये तो मैं तो मतलब ये है कि अब मैं अंदाजे के मुताबिक 5-6 कड़ियाँ तो हर किसी के पास हो। और टोटल कितने जगह पर लगी होंगी ये? तकरीबन ये तो देखो किसी ने अपने घर में ये सेटअप बनाया हुआ है, किसी ने एक जगह मुख्तस कर दिया है। 150-200 जगह पर होगा, बिल्कुल ऐसे है। और एक जगह पर 2, कहीं पर 5 लगी हुई हैं। कोई अंदाजा है सर कि एक दिन में यहाँ पर कितनी शॉल्स तैयार होती हैं? शॉल भी जी मुख्तलिफ किस्में हैं ना। देखो एक शाल होता है वो दिन को 10 पीस भी तैयार कर सकता है कारीगर। कुछ शालें ऐसी होती हैं कि उसमें मजदूरी मतलब मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, तो 2 शालें तैयार होती हैं। इसमें फिर जेंट्स चादरें होते हैं, उसमें ऐसे शालें होते हैं कि वो 3-4 दिन में एक शाल तैयार होता है। ठीक है, फिर उसके मजदूर उस हिसाब से उसको मिलते हैं, जिस तरह मतलब वो चीज़। ज़रा 3-4 दिन में अगर एक शॉल तैयार हो रही तो वो डेफिनेटली महंगी होगी। कम से कम कीमत शॉल की क्या है और महंगी से महंगी शॉल कितने की है? हमारे पास यहाँ से शुरू होता है 600 से। अच्छा, आगे हमारे पास 25-30 हज़ार तक हमारे पास शालें होती हैं। 25-30 हज़ार तक की भी एक शॉल होती है? अच्छा सर, यहाँ से पूरे मुल्क में हम देखते हैं सप्लाई होती है, बड़ी मशहूर है इस्लामपुरी शॉल। क्या बाहर ममालिक के भी कस्टमर्स हैं? बाहर ममालिक की कस्टमर तो एक दुकाती हैं। अच्छा, क्योंकि ये हालात की वजह से जो है ना पहले काफ़ी एक्सपोर्ट होता था। अच्छा, अब ये हालात की वजह से जो है ना उसमें रुकावट आ गया है। लेकिन ये है कि हमारे मुल्क के अंदर बेशतर इलाकों में ये माल हमारा सप्लाई हो जाता है, बल्कि हम खुद सप्लाई करते हैं। मुख्तलिफ शहरों में हम जाते हैं, वहाँ पर हम सप्लाई करते हैं। अच्छा सर, बहुत से ऐसे लोग जो ऑनलाइन कारोबार करते हैं तो क्या वो भी आप लोगों से लिंक्ड हैं? आप लोग माल उन्हें देते हैं, फिर वो मुख्तलिफ नामों के साथ ही शॉल्स बेचते हैं? बिल्कुल जी, ऐसे ही हमारे पास काफ़ी कस्टमर ऐसे है कि वो ऑनलाइन बिजनेस करता है, तो हमारे पास आते हैं। फिर उनका अपना एक तरीक़ाकार होता है।
ठीक है कि वो मतलब अपने कस्टमर के साथ किस तरह डीलिंग करता है, लेकिन ये है कि वो ऑनलाइन बिजनेस करता है, वो हमारे पास आते हैं। सर ये बताएं कि एक शॉल जो इस जगह पर इस्लामपुर में हम देखें कि वो अगर 1000 रुपए की या 1500 की है, वो कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में ब्रांडेड शॉप से कितने की मिल रही है? जाहिर बात है, अगर ब्रांडेड शॉप में किसी कोई चीज़ चला जाए तो उनके किराए, उनके पास जो लेबर होते हैं, उनके पास जो मुलाजिम होते हैं, तो जाहिर बात है उसका कीमत फिर बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? यार वो तो अरब बंदा अपना वो मतलब खर्च के मुताबिक। ऐसा होता है 1000 रुपए की शॉल वहां पर पहुंच के होगी 7000 की? बिल्कुल ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है जी। हमने हाँ मैं खुद दुकानों पर विजिट करता हूँ, तो अपनी चीज़ें मैं खुद देखता हूँ कि मैं उनको हज़ार में देता हूँ, ये 1100 में देता हूँ, और मेरे सामने वो कस्टमर को 4 हज़ार रुपये में देते हैं। मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि यार कमाई तो आप लोग कर रहे हैं। यानी 1000 रुपए की जो शॉल यहाँ पर बिक रही है, जो इन्होंने होलसेल प्राइस पर किसी मार्केट को दी है, किसी शॉप को दी है किसी बड़े शहर में, वहाँ पर वही शॉल 3-4 हज़ार की। सर आखिरी बात मुझे बताएं, इस मार्केट से गुजरते हुए एक चीज़ जो कि मुझे महसूस हुई, यहाँ सर बैंक नहीं है। ये बैंक ना होने की वजह से आप लोगों के मामलात थोड़े मुतासर होते हैं। देखो बैंक तो वैसे ये ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। अब हमारे पास अगर कोई ऑनलाइन करना चाहता है तो हम फिर यहाँ से अपना कारोबार बंद करके शहर में चले जाते हैं, वहाँ से अपना ज़रूरत को पूरा करके वापस आते हैं। अगर यहाँ पर बैंक बन जाए तो वो हमारे लिए बहुत ईजी होगा, एक सहूलत हो जाएगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे आप और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। अभी आपको हम एक ऐसे साहब से मिलवाएंगे जो इस्लामाबाद से आए हैं। इस्लामाबाद से हैं, यहाँ से शॉल्स लेंगे, यहाँ से माल उठाएंगे, लेकर जाएंगे, फिर ऑनलाइन उसे फ़रोख्त करेंगे। उनका भी रोज़गार यहाँ से जुड़ा है, इस्लामपुर से जुड़ा है। यहाँ के ताजिर बिरादरी से उनका जो कॉन्टेक्ट है, उसकी वजह से रोज़गार में ज़ाहिर है बेहतरी आ रही है। उनसे मुलाकात कराते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जॉब तो कर रहे होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि साइड बिजनेस या फॉर दैट मैटर समटाइम्स घर की ख़वातीन आजकल होती हैं कि ऑनलाइन बिजनेस करना, तो फिर मर्द हजरात सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, भाई सपोर्ट करते हैं, वाले सब सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे राजा अवैस साहब हैं, अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं फॉर दैट ऑनलाइन बिजनेस। यहाँ पर वो लगता है आज माल लेने आए हैं, तो उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सुनाए सर, कैसा चल रहा है कि काम जो यहाँ से आप लोग स्टॉक लेकर जा रहे हैं एंड देन ऑनलाइन सेल? अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अच्छा स्कोप है। ऑनलाइन में थोड़ा ज़रा आप उसमें मार्केटिंग या डिजिटल आपकी वो स्किल्स होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में अभी ये कुछ अर्सा हो गया, इस पर लोगों ने एम्फेसाइज करना शुरू कर दिया। कोविड में ज़्यादा हुआ है। कोविड में डेफिनेटली इसमें ज़्यादा हो गया। तो इसमें लेकिन ये है कि आपकी फ़ोटोग्राफी स्किल्स और इस तरह की चीज़ें अच्छी हों, क्योंकि शॉल्स का बिजनेस ऐसा है कि इसमें आपने उसको एक्सपोज करना है और उसकी रियल पिक्चर कस्टमर को। ठीक है, ये काम तो कर रही है भाभी, आपकी सपोर्ट क्या है? मैं लॉजिस्टिक्स, बाइंग, सारे ये काम, इस किस्म की जितनी एक्टिविटीज़ है, वेब पेज के ऊपर जो ऐड बनाना, उसको वेब पेज की डेवलपमेंट, वो मोस्टली सेल्स को देख रही होती है, क्योंकि लेडीज साइड इसमें इन्वॉल्व होती है ज़्यादा। तो मैं अदरवाइज सारी स्पोर्ट्स सब। सर यहाँ से जो आप माल लेते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आपको एक शॉल यहाँ पे 1000 या 1500 की मिले, तो ऑनलाइन कितना मार्जिन रखते हैं? कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कोशिश करते हैं कि अराउंड 25% 30% इतना रख लें तो वो इजीली सेल हो जाए। ओके, एंड हाउ इज द रिस्पांस? सर इस्लामपुर की शॉल है, रिस्पांस कैसा आता है ऑनलाइन? डेफिनेटली बहुत अच्छा। पीपल आर लुकिंग फॉर, असल में हमारे यहाँ थोड़ी सी मार्केटिंग साइड इसकी अभी इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अच्छा। तो इस्लामपुर में डू यू थिंक और भी लोग अगर इस तरह ऑनलाइन करना चाहें बिजनेस और वो यहाँ से आके माल लेकर जाएं, तो बहुत अच्छा पोटेंशियल है? बहुत अच्छा। और इसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर रिक्वायर्ड है। इसमें मतलब इवन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री रोल प्ले करे, तो हैंडमेड आप समझ सकते हैं। ज़ाहिर आप इस पर प्रोग्राम करने आए हैं कि इसमें यूरोप अमेरिका में इसको कितना ज़्यादा पसंद किया जाता है और वो इस पर कितना पे कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल वेब पेजेस पे जाएं तो इवन $150 और इस किस्म की अफगान शॉल्स सेल हो रही हैं, $200, $300। तो हमारे पास ये रूम और ये स्पेस मौजूद है बिकॉज हमारे पास ये पोटेंशियल है, हमारे पास ऐसे कारीगर हैं, ऐसी खवातीन जो बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी करें। सर थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप। और जिस तरह सर ने भी कहा कि बहुत पोटेंशियल है इस मार्केट में, इस जगह पर। तो बहुत से ऐसे अफराद जो ये गिला करते हैं कि करने को कुछ नहीं है, उनके लिए आज हमारा खुसूसी सेगमेंट है कि आप अगर करना चाहते हो तो ये जगह है जहाँ पर आके आप यहाँ से शॉल्स, यहाँ के कपड़ा लेकर जा सकते हैं और ऑनलाइन आप बेच सकते हैं। ये तो हमने बात कर ली इस मार्केट की, लेकिन मैं बार बार एक जिक्र करता हूँ कि यहाँ की खवातीन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही हैं। वो जो हुनर है ना खवातीन का, उनके हाथ का असल में कीमत है उसकी, तो वो हुनर देखने गई हैं। ज़रिया आप चलते हैं उनकी जानिब। कारखाने से निकलकर अब हम आ गए हैं उस घर पे जहाँ पर इस किस्म की शॉल्स की तैयारी होती है। तो मैं यहाँ पर एक खातून के साथ मौजूद हूँ और बड़े ही खूबसूरत यहाँ पर शॉल्स भी मुझे नज़र आ रही हैं। तो चले पहले इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
कैसी हैं आप? मुझे ये बताएं, जो टांका आप अभी तैयार कर रही हैं, ये कौन सा टांका है? अच्छा, मतलब स्वाति, बलोची और शर्ट वर्क टांका है। और ये वाला खासो खास स्वाति टांका है जो अभी आप बना रही हैं। ठीक है, तो स्वाति टांका, बलोच टांका और शेड वर्क टांका, ये 3 ऐसे टांके हैं जिनकी तैयारी जो है वो हमें नज़र आ रही है। और अभी ये एक टांका तैयार भी कर रही हैं। जो मैंने शॉल पहनी हुई है ये स्वाति टांके की बनी हुई है। आप ये देखें, ये जो अभी बाजी बना रही हैं वो ये वाला टांका है और ये इसमें तैयार हुआ है। मतलब आसान और प्यारे प्यारे टांके हैं, लेकिन इनकी तैयारी में पूरा एक दिन लग जाया करता है। तो बड़ी मेहनत होती है इन टाकों पर। ये वाला टाका जो मैंने पहना मुझे बड़ा अच्छा भी लगा। ये स्वाति टाका है जो बड़ा ही फेमस टाका है। ये वाला जो टाका है इसे शेड वर्क कहा जाता है। ये शेडो टांका इसको कहा जाता है। और अमूमन बलोच खवातीन जो हैं वो इस किस्म की कढ़ाई को बहुत पसंद करती हैं। ये बलोची टांका है। और जब हम ये देखते हैं कि जब आपको हैंडमेड घर की बनी हुई शॉल्स चाहिए होती हैं तो ये जो शॉल्स हैं ये मार्केट्स में जाती हैं और फिर वहाँ पर जाके बड़े महंगों दामों फरोख्त होती हैं। मतलब ये कि जो मिडिल मैन है वो इनसे ज़रा ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन जो घर में बैठने वाली खवातीन हैं, यूँ कहिए कि अपना जो वक्त गुजारने का एक अच्छा तरीका होता है तो वो इन शॉल्स की कढ़ाई निकाल कर उसमें मसरूफ़ होकर अपना दिन गुजारना पसंद करती हैं। तो साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि घर में रह के जो यहाँ इस्लामपुर की खवातीन अपना वक्त गुजारती हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो घर के मर्दों को काम पर भेजने के बाद, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद इस किस्म के काम में वो लग जाती है। जी, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा इस्लामपुर का और वहाँ की खूबसूरत शॉल्स भी बड़ी प्यारी थी। और डेफिनेटली मैं खूबसूरत कह रही हूँ तो प्यारी तो होंगी ही वो, लेकिन ये है कि बड़ी रिजनेबल हम लोगों को वहाँ मिली। और वहाँ पर जाकर हमें एहसास हुआ कि जब यही शॉल्स हम मार्केट से ख़रीदते हैं तो किस हद तक एक्सपेंसिव हो जाती है। इतना नहीं लगता उनके ऊपर आने जाने में, ट्रैफिकिंग पे या उनके यहाँ तक इम्पोर्ट होने में इतना मामला, इतना एक्सपेंस, जितना कि एक आम ब्रांड जो है वो उसको बढ़ा चढ़ा कर और सारी प्रोजेक्शन, ये सारी इन्वेस्टमेंट खुद लेकर चला। यानी उस खातून की मेहनत, उस मजदूर की मेहनत, उस कारोबार से जुड़े उस फर्द की मेहनत, उसको उसका उतना सिला नहीं मिलता जितना एक मिडिल मैन ले जाता है, जितना एक बड़े ब्रांड वाला ले जाता है। चलें जी, बढ़ते हैं आगे एक और मौजू की जानिब, एंड दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। ये बड़ा अहम मौजू है और आज हम कोशिश ये करेंगे कि वो तमाम पाकिस्तानी जो किसी न किसी वजह से अब तक परेशान हैं कि रोज़गार के मौके नहीं है, या इसलिए परेशान है कि कमाने के लिए उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा, मुस्तकबिल उन्हें अपना तारीख दिखाई दे रहा है, तो आज हम कोशिश करेंगे एक शम्मा जलाएं, कोशिश करेंगे उन्हें रास्ता दिखाएं, कोशिश करेंगे कुछ ऐसी डिस्कशन हो जिससे सीख पाएं वो। अगर वो जॉब करें तो साथ में कैसे आपने अर्न करना, और अगर बिल्कुल जॉब नहीं कर रहे, कुछ और काम नहीं कर रहे, तो कैसे कमा सकते हैं आप। डिजिटल मार्केटिंग के गुरु हैं ये तनवीर नांडला साहब, आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद होंगे और उनसे हम ये सवाल करेंगे कि कुछ तरीके तो बताएं, कुछ गुर तो सिखाएं। चूंकि हज़ारों पाकिस्तानियों को डिजिटल मार्केटिंग के जरिए रोजगार कमाने के गुर सिखा चुके हैं, अपने पाँव पर खड़ा करने की मिसाल कायम कर चुके हैं। तो चलें उनकी जानिब जरिए बिल्कुल चलते हैं। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं तनवीर नांडला साहब और उन्हें वेलकम करते हैं सुबह पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका सफ़र भी खुद भी खैर बड़ा प्यारा है। इंजीनियरिंग आप करते करते इस तरफ को आ गए, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। शायद ये महसूस किया आपने कि इंजीनियरिंग आपके लिए नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग है। प्लस जो मैं आपके बारे में जान पाया कि आपने उस वक्त इस काम का आगाज़ किया जिस वक्त एक ऑड समझा जाता था, जिस वक्त इसके बारे में ज़ाहिर है वो राय मौजूद नहीं थी। और लोग अभी भी इन सब चीज़ों को किसी हद तक लेते हैं कि शायद हम ये काम किस तरह से कर पाएंगे, ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो ऐसे में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, मैं कहती हूँ ये ना सिर्फ सदका जारी है बल्कि ये बहुत एक अच्छा काम भी, आने वाले दिनों में शायद कि किसी हद तक दौर इसी का है। तनवीर साहब, आप कितना महसूस करते हैं कि आने वाले दिनों में डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप जो है वो यहाँ पर होगा, या अभी भी समझते यहीं पर है? बहुत स्पेशली बिलखसूस कोविड के बाद। एक्चुअली ये थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी शो। एक्चुअली इसका स्कोप तो पहले ही नज़र आ रहा था। लाइक जब मैंने ज्वाइन किया था 2006-7 में, तो मुझे लग रहा था कि फ्यूचर तो इसी चीज़ का ही है।
लेकिन अभी हुआ यूं कि ये जो कोविड हुआ है, जी कोविड के बाद इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत एक्सपोनेंशियल हुई है। तो अब फ्यूचर तो देख लेना, अब इसके अंदर तो डाउट ही नहीं है कि यही फ्यूचर होगा। सही। 2045 तक तकरीबन 95% जो शॉपिंग है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगी। ये एक प्रोजेक्शन की जा रही है। तो आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि जो स्टोर्स हैं, ये जो मॉल्स ये हैं, सब शिफ्ट हो जाएंगे ये towards शिफ्ट हो जाएंगे ऑनलाइन की digital। तरफ, सारा ठीक कुछ है। हो जाएगा। सर, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट ज़रा सुनने वालों को, देखने वालों को समझाएं, बिलखुसूस हमारे नौजवानों को, बिकॉज ज़रा नौजवानों की तादाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है जो अभी नहीं कमा रहे या जो कमा तो रहे लेकिन कम कमा रहे हैं, ज़्यादा कमाना चाहते हैं। उनको कुछ टिप्स दीजिए, तरीक़ेकार बताइए कि अच्छा ये बिल्कुल बेबी स्टेप्स हैं जो आप लेकर इस फील्ड में आ सकते हैं। काम कर सकते हैं। अच्छा, ये फील्ड जो इतनी ज़्यादा स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए कि हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कि इतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं। तो जब हम अपनी सर्विसेज उन लोगों को ऑफ़र करें जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, लाइक USA है, यूरोप है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, तो वहाँ से हम एक तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और दूसरा वहाँ पे अगर हम थोड़ा कमाते हैं तो यहाँ पे आके वो इतना बन जाता है कि जो एक मंथली समझ लेंगे रीजनेबल रोजगार बन इसको जाता मैं यूं समझूं कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो आप कोशिश करें अमेरिका को, इंग्लैंड को और ऐसे और मुल्कों देने भी मतलब उन्हीं को पड़ती हैं। लाइक वहाँ पे देखें, वहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तानी को जब वो डॉलर में कन्वर्ट होता है रुपीस में, तो यहाँ पे ज़्यादा इनके लिए भी अच्छे पैसा बन जाता है और उनके लिए बहुत कम पैसे होते हैं। अगर वो वहाँ से करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा चार्जेस पड़ेंगे, अगर वहाँ यहाँ से आउटसोर्स करेंगे तो बहुत कम पे करना अच्छा, पड़ेगा। इसको चलें यूं समझते it's a हैं। win-win for अभी everyone। हमने एक रिपोर्ट दिखाई इस्लामपुर की, वहाँ की ख़वातीन है वो हैंडमेड शॉल्स उनकी बड़ी मशहूर हैं। अगर कोई शख्स ये सोच रहा हो कि चलो मैं ऐसा कारोबार करता हूँ कि शॉल्स वहाँ से लूँ और मैं बेचूँ बाहर के ममालिक में, किस तरीके से इसको वो लेकर चले? देखिए, अभी तो अमेज़न ने भी मैं इसी पर आने, हाँ, कि उसके आने के बाद पाकिस्तान में वाकई रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। देखिए, रोजगार के दरवाजे तो, डिजिटल मार्केटिंग बहुत वास्ट फील्ड है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ई कॉमर्स उनमें से एक चीज़ है। तो आपने ई कॉमर्स के हवाले से पूछा, तो डेफिनेटली लोग कर भी रहे हैं इसको। हम बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में आप क्या करते हैं कि आप इन्वेंट्री को ओन नहीं करते कि यार हमारा इतना बजट नहीं है कि हम शॉलें जाके लें और अपने पास रख लें, इन्वेस्ट करके रख दें फिर उनको बेचें। ड्रॉप शिपिंग का मॉडल क्या होता है कि आप पहले जाके जो मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आप गए हुए थे, तो उन मैन्युफैक्चरर से पहले डील कर लें कि यार हमारी इतनी डिमांड होगी और हम आपसे 1 पीस या 5 पीसेज या 10 पीसेज के हिसाब से उठाएंगे और आपको उसी वक्त पे करेंगे कि हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हमें पहले इन्वेंट्री को ओन करें। तो आपने जस्ट वहाँ से फोटोशूट लिया, वीडियोस बनाई और उनकी मार्केटिंग स्टार्ट कर दी डिजिटली। आप फेसबुक पे कर रहे हैं, आप गूगल पे, सर्च इंजन पे कर रहे हैं, इंक्लूडिंग गूगल, यूट्यूब, ट्विटर, जितना भी आपको लग रहा है कि इसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो इस जगह पे मौजूद होगी, तो वहाँ पे आपने अपनी मार्केटिंग स्टार्ट कर दी। वहाँ पे जो भी आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं वो आप उसी वक्त जाते हैं, लेते हैं और उनको शिप कर देते हैं अपना मार्जिन रख के। तो ये कम से कम पैसों में जो है ना स्टार्ट किए जाने वाला लेकिन यहाँ पे ना एक क्वेश्चन मेरा ये भी है, क्योंकि बतौर एक खातून मैं भी ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करती हूँ। अभी तक तो सिर्फ 1 से 2 एक्सपीरियंस पर रिवर्स रहे, वरना ओवरऑल बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। यहाँ पर होता अमूमन ये भी है, लोग जो डरते हैं ऑनलाइन शॉपिंग से कि खरीदते कुछ और हैं, चीज़ कुछ और आती है। आपने कहा ना कि वो किसी मार्केट में जाके वो उस चीज़ की वीडियोस वगैरह बना लें और फिर वो डाल दें, लेकिन जब वही पार्सल आपको डिलीवर होता है तो आपको तो मतलब आप पेमेंट कर चुके होते हैं और आप चेस नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ आपको, जो भी कोई भी फील्ड जो ग्रो कर रही होती है ना, ग्रोइंग फील्ड होती है, उसके अंदर ये चैलेंजेस दरपेश आते हैं। तो ये ऐसे समझ लें कि अभी हम मैच्योरिटी की तरफ थोड़ा बढ़ रहे हैं। तो जो जो हमारी मार्केट मैच्योर होगी, जो जो सेलर्स को इस बात का एहसास होगा कि यार अगर मैं अपनी ब्रांडिंग अच्छी ना कर पाया तो जो एक दफ़ा ले गया दोबारा नहीं आएगा। तो जो जो कंपटीशन बढ़ेगा, रिव्यूज़ का सिस्टम आएगा, आपने रिव्यू दिया कि मैंने ये चीज़ मंगवाई थी और ये चीज़ मुझे मिली तो मैं हैप्पी नहीं हूँ, तो आप हज़ारों और लोगों को बता रही हैं कि यहाँ से चीज़ बाय नहीं करनी। तो ये जो एक डर होता है ना, वेस्टर्न में क्यों ये मॉडल कामयाब है कि वहाँ पे रिव्यू सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हाँ। और जो ऐसी मार्केट प्लेसेस होती हैं लाइक जैसे अमेज़न है, तो वो तो बिल्कुल बेयर ही नहीं करता कि अगर कोई नेगेटिव रिव्यू आ गया है और वो फिर भी आपकी रैंकिंग जो है ना टॉप पे रखे। तो पाकिस्तान में डेफिनेटली ये चीज ग्रो कर रही है, तो इंशाल्लाह ये चीजें सेट हो जाएंगी, ये चीजें बेहतर हो टाइम चलिए, इस पे भी बहुत सारे मेरे क्वेश्चन अभी यहीं से आपने कहा ना कि अमेज़न, तो डेफिनेटली हम ये भी आएंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐप्स आ रही हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले, क्योंकि बार बार मेरे कान में ब्रेक का कहा जा रहा है, सिर्फ मैं इतना कहूंगी कि जिस तरह उन्होंने कहा ना कि रिव्यूज बड़े मैटर करते हैं,
तो हमारे यहाँ अक्सर खवातीन में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो क्या करती हैं, उनके पास चीज आ गई, शर्मा जाती हैं, बताती नहीं है, कहती नहीं है, और वो उस चीज को हजम कर लेती हैं, पैसे भी जाया हो जाते हैं। तो प्लीज आपने बड़ी मेहनत से कमाया ये पैसा, आपके बाप भाई ने बड़ी मेहनत से कमाया है पैसा, तो अगर आपको इस तरह का कोई भी मसला दरपेश है तो फौरी तौर पर लिखें, बोलें, और डेफिनेटली ऐसे में उन लोगों को, उन वोकल्स को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आप उनके साथ एंगेजमेंट रखें ताकि वो आपकी आवाज बाकी लोगों तक पहुंचाए, ताकि उनका पैसा जाया ना हो सके। इस पर अभी बहुत सारी डिस्कशन करेंगे, बड़ा अहम और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, एक न्यूज ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और फिर कोशिश करेंगे कि जान पाएं तनवीर साहब से कि सर्विसेज कैसे फराहम की जा सकती हैं, कितना कमाया जा सकता है, एक आम पाकिस्तानी एक महीने में कितना कमा सकते हैं, जानेंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। तो ब्रेक के बाद हम तो वापस आ गए हैं चाय का कप लेके। डेफिनेटली हम हमेशा ही कहते हैं कि जब भी हम लोग 10 बजे वाली ब्रेक से वापस आते हैं तो जो लोग नाश्ते के लिए बेताब हुए में, भूख लग रही उन्हें, तो जल्दी से अपना नाश्ता रेडी करें और टेबल के सामने बैठ जाएं। अच्छा, हम लोग ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि जो डिजिटल मार्केटिंग है, आप इससे किस हद तक फायदा उठा सकते हैं, इसमें कितना पोटेंशियल है। और मैंने कहा था कि बहुत सारे सवाल हैं इसको लेके, क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज्यादा हाई है। एक सवाल की तरफ जाने से पहले, मैंने जो ड्रेस पहना हुआ है, ये ड्रेस किसी भी बहुत बड़े ए कैटेगरी के ब्रांड का नहीं है। ये एक एंटरप्रेन्योर है, खातून है जो कि घर में ये काम कर रही है। इंशा यूसुफ उनका नाम है, हानियाज के नाम से उनका ये ब्रांड है। और सी मैंने एक बहुत प्यारा सा शर्ट पहनी हुई है, एम्ब्रॉयडरी है, और कुछ इसी तरह की एम्ब्रॉयडरी शर्ट्स जो है वो हमें आराम से मार्केट में अवेलेबल होती हैं, लेकिन महंगे दामों। तो ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का ही प्लेटफॉर्म है कि आप इंस्टाग्राम के थ्रू अपने डिजाइनर्स ड्रेसेस जो हैं उन्हें बनाते हैं और फिर उन्हें लेकर चलते हैं। थैंक यू सो मच इंशा मुझे ये ड्रेस भेजने के लिए। बट साथ ही साथ इसी से कंटिन्यू करते हैं। तनवीर साहब, ये बताइएगा, जिस तरह से मैंने भी जिक्र भी किया कि खवातीन घर में काम कर रही हैं, ये तो वो हैं कि जिन्हें थोड़ी नो हाउ है और वो ये इस तरह का काम कर लेती हैं, लेकिन वो खवातीन जो बिल्कुल ही अभी सीख रही हैं, जिन्हें आइडिया भी नहीं उन्होंने क्या करना है, वो किस तरह से इसको यूज कर सकती हैं? पहले एक तो मुझे सुबह सुबह उठा दिया, ऊपर से आपने चाय भी नहीं पिलाई और पूछा तक नहीं, तो ये तो नाइंसाफी है। ये वैसे आपकी साइड पर चाय का कप रखा हुआ है ऑलरेडी। मैं आपको सर खुद चाय पेश करता हूँ। सर ये अब आपकी है। नहीं, मैंने देखे भी थैंक यू। स्टार्ट ही नहीं किया आपके, हम चाय पिलाएंगे, आपने गिला किया तो हम चाय देंगे आपको। थैंक यू सर। अब मेरी वजह से आपको भी ग्रीन टी पीनी पड़ेगी। चले सर प्लीज। अच्छा, अब तो चाय पिला दिया, अब आपको जवाब देना होगा। जरूर देंगे अब तो अब आपने बात की घरेलू खवातीन की। अच्छा, उसमें कुछ ऐसी होती हैं जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता, मार्केट में जाना, लोगों से मतलब डील करना, कन्विंस करना शॉपकीपर्स को या बुटीक ओनर्स को। तो उनके लिए क्या हुआ है, उनके लिए बहुत सारे व्हाट्सएप और फेसबुक पे ना ग्रुप्स, व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए हैं। वो क्या करते हैं, स्पेशली फैसलाबाद के जो रीसेलर्स हैं, जो खुद बनाते हैं कपड़ा और फिर उन आगे ऑफर करते हैं कि आप हमारी चीज़ों को रीसेल करें। अच्छा, अब खवातीन क्या कर सकती हैं कि वो उनसे कांटेक्ट करें। बहुत सारे, अभी फेसबुक पे आप सर्च करेंगे आपको हज़ारों मिल जाएंगे। उनसे लेट्स सपोज आप 1200 का ले रही हैं और वही अपने ही व्हाट्सएप के जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस के थ्रू आप लोगों को डायरेक्टली भेज सकती हैं कि ये मेरे पास ड्रेसेस अवेलेबल हैं, ये मैं अवेलेबल करवा सकती हूँ। लेट्स सपोज ये 1600 में या 2000 में बिक जाएगा। और वही चीज़ मार्केट के अंदर, जैसे आपने पहले भी बताया था कि वो 2500, 3000, 3500 में बिक रही होती है। तो कुछ भी किए बगैर सिर्फ एक चीज़ आई है, उसको फॉरवर्ड करके, और सिर्फ आपकी जो कन्विंसिंग पावर है ना, उसका इस्तेमाल आपने करना है कि आपने लोगों को कन्विंस कैसे करना है कि यार ये चीज़ खरीदो। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, और वो खवातीन की होती भी अच्छी है डेफिनेटली। बेचने के लिए भी अच्छी होती है और खरीदने जो जाती है उनकी भी बहुत अच्छी होती है, वो बार्गेनिंग कर लेती है। Exactly. इसलिए हमारी कोशिश होती है कि खुद लेने मत जाए, तो बेगम साथ जाए तो अम्मा साथ जाए, तभी सस्ती चीज़ मिलेगी। ये तो खवातीन के बारे में हम बात करें। तनवीर साहब, जो वक्त है तो क्विकली ज़रा मुझे बताएं, वो स्टूडेंट्स जो अपने स्टडी को खुद सपोर्ट करना चाहते हैं, वो किस तरह डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं? उनके लिए क्या है कि आप कोई भी एक स्किल लर्न कर लें। लेट्स सपोज कंटेंट राइटिंग है, अब जो स्टूडेंट है उसको इंग्लिश में तो बेहतर होता ही होता है, कंटेंट राइटिंग है वो सीख ले, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख ले, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख ले। मतलब अगर ये 3 चीजें भी वो सीख ले तो कम से कम $500,000 बना सकते हैं आराम से। $500,000 पर मंथ, और सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू। यस, क्योंकि देखिए
दुनिया में कितने बिजनेसेस हैं जो नए स्टार्ट हो रहे हैं डेली, तो उनको सर्विसेज की रिक्वायर होती है। पहली चीज क्या है? मार्केटिंग। मैं चाहे जितनी मर्जी अच्छी प्रोडक्ट मेरे पास पड़ी है, अगर उसकी मार्केटिंग नहीं करूंगा तो वो मेरे लिए किस काम की है? मतलब मुझे, मेरे लिए तो ओवरहेड है ना। तो वो ये चीज़ें सीख लें। कंटेंट राइटिंग, अब जितने भी ब्लॉग्स लेके जा रहे हैं, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, उनको कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है, अगर उसने वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट पे बताने के लिए कंटेंट चाहिए होता है। तो अगर वो कंटेंट राइटिंग लर्न कर लें। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि लोगों की वेबसाइट्स हैं उनको सर्विस दें कि मैं आपकी वेबसाइट को गूगल में आपकी जो टारगेट कीवर्ड्स हैं, जो लोग सर्च करते हैं, उन पे अप रैंक करूंगा। तो जो ही वो आप सर्विस उनको ऑफर करेंगे, तो देखें, अब एक बंदे की प्रोडक्ट है लेट्स सपोज, और वो आपके थ्रू अगर उसकी सेल्स बढ़ जाती है तो वो तो आपको समझ लेके सर आंखों में बिठाएगा ना कि यार आप को देवता मान लेगा। देवता मान ले। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कि यार देखो, मेरी चीज पड़ी थी, मैं बेच नहीं पा रहा था। अब आपने उसकी हेल्प की, उसकी वेबसाइट आपने रैंक करवाई और वो उसकी सेल्स बढ़ गई, तो आपको हंसी खुशी वो चीजें पे करेगा। इसी तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स सीख लें, गूगल एड्स सीख लें, यूट्यूब के एड्स सीख लें, तो उससे भी आप जो है लोगों की हेल्प कर सकते हैं उनके बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए। इसी तरह लोकल एसईओ, कि आपने अक्सर सर्च करते होंगे पिज्जा नियर मी, बुटीक नियर मी, या एटीएम मेरे करीब कौन सी है। तो इन चीज़ों को ऑप्टिमाइज करने का तरीका सीख लें आप। तो इससे भी आप लोगों के जो बिजनेसेस हैं उनको ग्रो करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं और उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और अपना ही बिजनेस अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू करना हो तो वो भी एक डेफिनेटली बड़ा अच्छा है। मतलब अगर आप कोई भी लोकल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपने एक छोटा सा ढाबा ओपन कर लिया, तो उसको आपने इस तरीके से प्रेजेंट किया सोशल मीडिया पे कि आपकी लाइन लग जाती है। क्या बात है। तो ये करना है जी, आपने बेचना आना चाहिए कि किस तरीके से आप मार्केटिंग करनी है। थैंक यू सो मच तनवीर साहब, साथ मौजूद थे आप। अब तो गिला नहीं है, अब आप चाय पी सकते हैं। ये आप इन्हें रोकना है क्योंकि वकास ने आलू के पराठों का ऑर्डर कर दिया है। वकास आपने कर दिया? ऑर्डर मैच में खुद बनाएंगे, आलू उबालने अगर वो बनाएंगे तो फिर प्रोग्राम कौन चलाएगा? आलू आएंगे प्रोग्राम के बाद। नहीं, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है। चलें जी, बढ़ते हैं आगे जनाब। ये तो हम बात आज कर रहे थे डिजिटल मार्केटिंग की। अब जरा एक और मेहमान की जानिब हमें बढ़ना है और उनसे हम जानेंगे कि जो इतने अवार्ड्स उन्होंने हासिल किए वो कैसे हासिल करते चले गए। चूँकि ज़ाहिर है अवार्ड हासिल करना इतना आसान नहीं होता, नाम बनाना, नाम कमाना इतना आसान नहीं होता। एक ऐसी शख्सियत कुछ देर में हमें यहाँ ज्वाइन करेंगी। उन्होंने मेडिसिन की फील्ड में बड़ा नाम कमाया। गए तो थे वो आर्मी में, वहाँ एज एन आर्मी डॉक्टर वो खिदमत सर अंजाम दे थे। और अक्सर हम ये देखते हैं कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो एंटरप्रेन्योर डॉक्टर जो होते हैं वो यानी प्रैक्टिस के साथ साथ कोशिश करते हैं क्लिनिक और फिर उसको वास्ट करते चले जाना। तो ऐसी अच्छा, ये बीमारियों का जिक्र करते चले जा रहे, मेरे चेहरे पर मुसलसल मुस्कुराहट है, मुसलसल मुस्कुराहट है, क्योंकि ये जो स्टूडियो में आज हमारे साथ एक डॉक्टर मौजूद होंगे जो कि अभी मेरे दाएं जानिब बैठ भी चुके हैं। डॉक्टर रिजवान उप्पल इनका नाम है। ये वो डॉक्टर हैं, मैं पिछले 2.5-3 साल से इस्लामाबाद में हूँ। मेरा ट्रीटमेंट डॉक्टर रिजवान साहब करते हैं। मैंने अभी देखा है और मैं थोड़ी देर में गेस भी कर रही थी उधर बैठ के, शुएब किन से बातें कर रहा है, ये देखे मुझे लग रहा है। हाँ, और मतलब मैं होम्योपैथिक हवाले से अगर हम इनसे बात करें तो भी, एलोपैथिक मेडिसिन के हवाले से बात करें तो भी, मतलब मेरी जितनी भी बीमारियां है ना उनका इलाज इनके पास है। लेकिन एक क्रेडिट, आज तक मैंने रिजवान साहब को 1 रुपया नहीं दिया ना उन्होंने मांगे। बट एनीवेज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। कितने रकम वाजिबुल अदा है जरियाब की जानिब? बस दुआएं दीजिए। अच्छा रिजवान साहब वैसे तो तारुफ के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है। रिजवान साहब का ज़ाहिर है बड़ा नाम माशाल्लाह डायग्नोस्टिक्स की फील्ड में हम देखते हैं इन्होंने बहुत नाम कमाया माशाल्लाह। अब तो पूरे पाकिस्तान में कई शहर ऐसे जहाँ पे इनकी चेन है। और ये जो वैसे एक गैप फील करना कि डायग्नोस्टिक का गैप है वो इन्होंने फील किया और उस पर इन्होंने फिर काम किया। दैट इज द रीजन इन्हें अभी लास्ट वीक प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने अवार्ड से भी नवाजा है, एक्सीलेंस अवार्ड दिया जी। मुबारक हो, बल्कि मैंने तो मुबारकबाद दी भी थी आपको। जी जी बिल्कुल। और यानी ये इलाज करवाती है और फिर फीस की तरफ मुबारकबाद दे देती है। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, एक टाइम था, बल्कि मैं आपसे कहूंगी भी कि हम उस पर बात भी करें। मुझे पता नहीं चल रहा था शुएब कि मुझे अल्सर डायग्नोज हो रहा है, मेरे साथ प्रॉब्लम कर, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहा करती थी। सर की तरफ गई, अल्ट्रासाउंड हुआ, बहुत सारे टेस्ट हुए, लेकिन इन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला मुझे दिया जिसमें एलोपैथिक और होम्योपैथिक मेडिसिन दोनों शामिल थी। और मोस्टली आप जाते हैं तो कोई आपको एलोपैथी की तरफ लेके जाता है, कोई आपको होम्योपैथी की तरफ लेके जाता है, टोटकों की तरफ लेके जाता है। कुछ ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं कि वो बेस्ट होते हैं। तो डॉक्टर साहब प्लीज।
नहीं वो एक्चुअली मैं हूँ तो बेसिकली एलोपैथिक स्पेशलिस्ट, और होम्योपैथी मुझे इसलिए थोड़ी बहुत अच्छी लगती है जो ग्रे एरियाज़ हैं, या जहाँ मैं अक्सर कहता हूँ जिधर छरे से काम चलता तो तोप क्यों चलाएं, तो उधर मैं थोड़ा बहुत कर देता हूँ। इन योर केस ऐसे ही था प्रॉब्ली। तो नहीं, बहुत शुक्रिया फॉर द काइंड वर्ड्स, आई डोंट डिजर्व। मैं बल्कि अक्सर कहता हूँ कोशिश तो सारे ही, बल्कि डॉक्टर्स का तो मैं ख़ास तौर पर कहूँ, हम FSC से ही शुरू कर देते हैं सारे ही। अल्लाह ताला की मर्ज़ी और मदद के बगैर ये चीज़ मुमकिन नहीं है, शिफा से लेके और हर चीज़। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह के कि अल्लाह ही रहनुमाई करता है और अल्लाह ही मदद करता है, और आई एम थैंकफुल कि चीज़ें एक्नॉलेजमेंट की तरह जाएँ तो अच्छा फील होता है। बेशक, दैट इज़ द रीज़न एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर अवार्ड आपको मिला। सर थोड़ा सा अपनी जर्नी तो बताएं नाजरीन को, ये नाम बनाना कितना मुश्किल रहा, कितना वक्त लगा, और फिर पेशेंट का ट्रस्ट करना आप पर? मैं पहले आर्मी मेडिकल कॉलेज से मैंने किया, MBBS वहीं से किया, और आई सर्व्ड इन आर्मी फॉर तकरीबन 15 साल के बाद 2003 में मैंने आर्मी छोड़ दी विद द इंटेंशन के सेल्फ एम्प्लॉयड होना है, जॉब करनी होती तो उधर ही रहता। तो फिर मैंने अपना क्लिनिक शुरू किया, और एक दो चीज़ें ऐसी हुई कि मैंने रियलाइज़ किया कि एक बहुत बड़ा गैप है अंडर वन रूफ डायग्नोस्टिक्स का। फिर मैंने एक हैपन टू बी एंटरप्रेन्योर वाली सिचुएशन में चला गया, और मैंने डायग्नोस्टिक सेंटर, ये इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू किया। मेरा मुतमईन नज़र यही था कि करेक्ट डायग्नोसिस फॉर द करेक्ट ट्रीटमेंट, और मेरे अपने पेशेंट्स हैं उनको फ़ायदा रहेगा, कम अज़ कम मुझे पता होगा, और उसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और लैब, एवरीथिंग शुड बी अंडर वन रूफ। ये उसका बेसिक स्टार्ट था। राइट। मुझे अपना एक छोटा सा ऐसी हादसा सा हुआ तो मुझे रश करना पड़ा किसी हॉस्पिटल की तरफ, ये 2003 की बात है, मेरा ड्राइवर था साथ। उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि गैप है बहुत बड़ा, और एज ए डॉक्टर सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल पता नहीं चल रहा होता हमें। वो फिर मैंने फौरी तौर पे एक इनिशिएटिव लिया विद नो नॉलेज, आई वुड से बिजनेस नॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन चूंकि वो एक बहुत बड़ा गैप अभी तक एग्जिस्ट करता है। लैब्स होती थी, एक्सरे यूनिट होता था, लेकिन सब एक जगह नहीं होते थे, अलग अलग जगह, क्योंकि एक पेशेंट की एक प्रिस्क्रिप्शन पे मल्टीपल नीड्स होती हैं। तो उससे पेशेंट्स को बड़ा फ़ायदा हो गया, उससे जो डॉक्टर्स हैं उनको फैसला करने में जल्दी टर्न अराउंड टाइम सही हो गया, और ये बड़ी जल्दी ग्रो करना शुरू हो गया। और मैं अक्सर कहता हूँ कि मैंने अपनी CV लिखी हुई थी 2003 में, और अल्लाह का शुक्र है अभी 2000 लोग तकरीबन काम करते हैं IDC में। माशाल्लाह, दैट मींस कि जॉब क्रिएशंस, यस, अल्लाह ताला ने बड़ी मदद की, और 81 ब्रांचेस हैं 27 सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। और ख़ास तौर पे जब ये पेंडेमिक आई अभी, उसमें काफ़ी फ्रंट लाइन पे रोल प्ले किया इसने। इससे पहले भी हमने गवर्नमेंट के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काफ़ी हेल्प किया। इसमें KP गवर्नमेंट के साथ आपका बड़ा ज़बरदस्त ताउन रहा है। हाँ जी, हमने कोविड में उनको काफ़ी सब्सिडाइज करके वो किया, क्योंकि वहाँ पे वो कैपेसिटी बिल्डिंग, आपको याद होगी शुरू में जब कोविड है दुनिया को नहीं पता था, पाकिस्तान तो एक तरफ, दुनिया में नहीं पता था क्या करना है। तो ये PCR और ये वो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ बिल्ड करना, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, एकदम से उसको फिर रैंप अप करना, क्योंकि पेंडेमिक ने एकदम से अपना उठा लिया था सर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। उसमें फिर नेशनल लेवल पे, बल्कि हमें नेशनल लेवल पे भी कहा गया कि आप भी आगे आएँ इसमें, और उसमें फिर हम जो PCR करते थे उसका डेटा APIs के थ्रू NCOC के साथ हम शेयर करते हैं, अभी तक करते हैं। तो जो फैसला होता है स्मार्ट लॉकडाउन का, ये आप लोगों की उस डेटा की तजावीज़ की बुनियाद पर, उस डेटा की बुनियाद पर। तो वो जैसे ही पेशेंट एक पॉजिटिव आता है तो वो स्ट्रेट वो उनके डेटा रूम में चले जाता है, तो वहाँ से वो DHO और बाकी वो सारे फॉरन डिसीजन लेते हैं कि उधर उसको। और हमारी वो स्मार्ट लॉकडाउन दुनिया में मशहूर है, और जो फर्स्ट सेकंड वेव के अंदर क्योंकि वो पैचेस में करने थे लॉकडाउन, तो उसमें बड़ी करामत रही। अभी तक भी किसी को बीमारी होती है तो फ़ौरन उधर इतला पहुंची होती है कि, और वो उसमें सपोर्ट करने फिर जाते हैं, तो उसमें हम काफ़ी उसका रोल हुआ। मैं अभी भी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, लेकिन वो हिस्सा दूसरा भी मुझे अब दोनों रोल प्ले करने पड़ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताया कि जैसे हमने कोविड का भी जिक्र किया, और आपके पास दूसरे केसेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इन कोविड पैंडेमिक में सबसे मतलब ऐसा था कि लोगों को बीमारी होने के बावजूद एक ख़तरा है, लोग घबरा कर नहीं जा रहे कि हमें कोरोना ना हो जाए, ये कोरोना के पेशेंट्स आते हैं। उस सिनेरियो में आपने पेशेंट्स को किस तरह से डील किया है? कोविड में कोविड के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। मेरा अपना ख्याल है, हम डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं हम लोगों ने कोविड में पूरी डॉक्टरी दोबारा ही पढ़ ली है, क्योंकि ऐसी चीज़ें, इसमें सोशल एस्पेक्ट्स, कंट्रोवर्सीज़, टाबूज़ वो एक तरफ थे, बीमारी इट्सेल्फ एग्रेसिव है वो दूसरी तरफ थी। बीमारी के इलाज शुरू में
मुझे पता है, मैंने खुद इसी टीवी शो पे कहा हुआ है शुरू के प्रोग्राम्स में कि जी क्लोरोक्विन बड़ी इफेक्टिव है, क्योंकि हम वहाँ से शुरू होते हैं फर्स्ट वेव कि जी क्लोरोक्विन बड़ी इफेक्टिव है, क्लोरोक्विन लोगों ने खरीदनी शुरू कर दिया एंड देन वी रियलाइज करनी अभी हम, तो इसमें हमने लर्न किया हर वेव पे। तो इसमें बड़ी चेंजिंग किस्म की सिचुएशन है। अब ये है कि अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है, हम डॉक्टर्स को भी ग्लोबली भी, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, सारी दुनिया में, कि इसको डायग्नोस करने के बाद इसको ट्रीट कैसे करना है, किस स्टेज पे किस तरह रैंप अप करना है ट्रीटमेंट को। लेकिन जो एक चैलेंज अभी भी है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं मैं कहूँगा, हम हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं, पढ़े लिखे लोगों में डेवलप कंट्रीज़ में भी इस पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, कंट्रोवर्सीज, वैक्सीन नहीं लगवानी, इलाज ये नहीं करना, ये कोरोना तो किसी ने बना दिया है। मैं तो कहता हूँ अगर बनाया भी है तब तो भी इलाज तो करवाना है। इलाज तो करें। जब आग लगती है तो आग ये नहीं देखते किसने लगाई है, बुझाते हैं। तो ये इस तरह के चैलेंजेस काफ़ी कोविड में। ये जो सर आपने भी ट्रीटमेंट की बात की, इनिशियली हमने खुद भी ज़्यादा बड़े शोज़ की, क्लोरोक्विन, उसके बाद स्टेरॉइड्स की बात भी, उसके बाद प्लाज्मा की बात भी हुई। इस वक्त पाकिस्तान में जो कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है वो किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है? अभी काफ़ी अच्छी प्रोटोकॉल्स, गाइडलाइंस और नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे सारी एक जैसी फॉलो हो रही है। आम तौर पे कोविड एक वायरस है, वायरल इन्फेक्शंस यूजुअली उनको अच्छी तरीके से एड्रेस किया जाए, अच्छी ग़िज़ा, रेस्ट, पानी, वाइटामिन्स, पैरास्टामोल, बुखार वगैरह हो गए तो सेटल कर जाती है। वायरल को क्योर करने में तो वैसे ही बहुत माहिर हैं। अच्छा, वायरस जो कोविड है ये 2% तक ऐसा थोड़ा सा ये क्रिटिकल डिजीज में जाता है, ये इसका मेन कैच है। ओके, कि आउट ऑफ 100 पेशेंट्स 2.5% के करीब मॉर्टेलिटी रेट है, मुख्तलिफ मुल्कों में वेरी करता है, 1.5 से लेकर 3.5 तक जाता है ये, यानी कि 100 में से तकरीबन 2.5-3 लोगों को ज़िंदगी को ख़तरा होता है और यूजुअली दे लूज देयर लाइफ एज वेल। अब वो जो हिस्सा ना वो इसका क्रिटिकल पार्ट है। तो जब 1 लाख लोगों को होगा तो हेल्थ केयर सिस्टम बैठेगा और इतने लोगों को यहाँ पे आके फिर ट्रीटमेंट के ऊपर बात जब आती है तो ट्रीटमेंट आम तौर पे शुरू में तो हम कहते हैं कि ये पैरास्टामोल लें, एंटी एलर्जिक ले लें, 2-4 और रेजीम्स बनी हैं वो सेफ सी हैं वो दे देते हैं। तीसरे चौथे दिन पे जाके हमने देखना होता है कि अगर वायरस तो ठीक हो रहा है या नहीं भी ठीक हो रहा, हमारी अपनी इम्यूनिटी की वजह से डैमेज होनी शुरू हो गया, ऑर्गन्स डैमेज तो नहीं हो रहे, उस वक्त हम फिर स्टीरॉइड्स का जो आपने कहा अभी भी सोचा, स्टीरॉइड अभी मेन ट्रीटमेंट में आ गया, मतलब मेन ट्रीटमेंट है इस वक्त। लेकिन स्टीरॉइड को शुरू में शुरू करना अच्छा नहीं है, स्टीरॉइड को लेट शुरू करना भी अच्छा नहीं है। स्टीरॉइड को कब शुरू करना, अगेन इसमें डायग्नोस्टिक्स का बड़ा रोल आ जाता है कि हमें पता होता है कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो हैं, इंटरल्यूकिन 6 हो गया, HRCT चेस्ट हो गया, CRP, उसको हम देख के कहते हैं कि अभी ये खतरा ये कि वायरस से ज़्यादा हमारी मुदाफ़ियत इतना ओवर रिएक्ट करके कहीं डैमेज ना कर दे जिस्म को, तो वहाँ पर देना होता है। तो वो जो आप पूछ रहे थे, यस स्टीरॉइड का रोल अभी भी है, उसमें ब्लड थिनर का रोल बीच में आ जाता है। और ये मैं अक्सर लोगों को कहूँगा कि जब ये कोरोना हो तो इसको नंबर 1 छुपाए ना, ये कोई ऐसी नहीं है, ये कर्स नहीं है, बीमारी है, किसी से लग सकती है। हाँ, एम्बैरेसिंग मोड पर चले जाते हैं। नंबर 1। दूसरा डिनायल बड़ा कॉमन है, अभी नहीं हमें कोरोना नहीं है, मुझे नहीं हुआ, और पता होता है। इतने माशाल्लाह लोग इंटेलिजेंट हो गए हैं कि अक्सर मेरे पास आते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है कोरोना, और वो कोरोना ही होता है, दे डायग्नोज बिफोर द डॉक्टर, इतना अवेयरनेस आ गई। अब उसमें मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ हुकूकुल इबाद में भी आता है कि अगर मुझे शक है कि मुझे कोरोना है और मैं आप लोगों को मिलने आ जाता हूँ नोइंगली, तो मैं हुकूकुल इबाद की वालेशन करूँगा, मैं आपको फैला दूँगा और किसी की ज़िंदगी को खतरा होता है। तो अपने आप को आइसोलेट करें, किसी डॉक्टर से रब्ता करें। गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी बनाई है, वेबसाइट्स बनाई हैं, गाइड कर रहे हैं, उनको फॉलो कर लें। और अगर आप फील करते हैं कि उसमें डिजीज़ एग्रेसिव हो रही है तो किसी हॉस्पिटल से रब्ता करें। तो ये इसमें बड़ा ज़रूरी है। और वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। हाँ। अच्छा, उसमें भी अभी सर इतनी खबरें पहले आती रही, स्टार्टिंग फ्रॉम KP, उसके बाद बाकी सूबों से भी, कि लोग 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये दे के फेक वैक्सीन सर्टिफिकेट्स बनवाते रहे। यानी उन्हें क्योंकि जॉब पर जाना है, क्योंकि उन्हें सैलरी चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, तो मैंने भी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए वैसे। अच्छा, लेकिन इंजेक्शन लग चुका है ना? इंजेक्शन लग चुका है। अच्छा, ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट की बात हुई है, तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। तो ये जो लोग इस तरफ को जा रहे हैं कि फेक सर्टिफिकेट, उससे कितना नुकसान हो रहा है? देखिए, उसमें सबसे पहला उनका अपना नुकसान है, बिल्कुल, क्योंकि ये बीमारी है और इसमें वैक्सीन ने गेम चेंज कर दी है और ये हकीकत है। अब कई दफ़ा लोग होते हैं कौन सी वैक्सीन अच्छी है, कौन सी बुरी है। सब वैक्सीन बहुत अच्छी हैं, मोर और लेस सब बहुत अच्छी हैं। तो अपने आप को वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। ये छुप के सर्टिफिकेट बनवाना, ये वो आप अपने आप के साथ धोखा करें और किसी के साथ नहीं करें। एक तरफ आप इखलाकी तौर पे भी चीज़ गलत कर रहे हैं और दूसरे आप प्रोफेशनली भी गलत कर रहे हैं। तो मैं तो इसके बड़ा ख़िलाफ़ हूँ
मेरा नहीं ख्याल कि इतना सिग्निफिकेंटली होगा, लेकिन है बहुत कम, लेकिन है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इसलिए भी हुआ शायद कि जब लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे तो प्रेशर आया कि जी अब वैक्सीन लगेगी तो आप ये भी करेंगे, तो लोगों ने फिर उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ ना यास्मीन राशिद साहिबा थी कुछ रोज़ पहले, हम लोग भी वैक्सीनेशन के हवाले से कोविड सिचुएशन पे बात कर रहे थे। हमने उस वक्त जिक्र किया प्रेग्नेंट ख़वातीन के हवाले से, या वो ख़वातीन जिनके शीर ख्वार बच्चे हैं और उनको वो फीड करवाती हैं, तो वहाँ पर भी एक मिथ है कि आप वैक्सीनेशन मत करवाएं, आप वैक्सीन मत लगवाएं। आपके पास आपको कुछ ऐसे केसेस देखने को मिले हैं, या फिर आप वहाँ पे किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है? देखिए, कोई भी इलाज जो होता है, चाहे वैक्सीनेशन है, हमने देखना होता है कि वी हैव टू बेनिफिट्स और हैजर्ड्स को पलड़े में डालें। अगर फ़ायदा पलड़े वाला ज़्यादा है तो फिर आप फैसला करें। बिल्कुल ऐसे। वैक्सीनेशन की शुरू में क्लियर डेटा नहीं था, यानी कि मना नहीं था प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी और ब्रेस्ट फीडिंग को भी, क्योंकि डेटा कम था तो वो इसलिए कुछ कहा नहीं जाता था शुरू के दिनों में। अभी काफ़ी डेटा है, वैक्सीनेशन अब गाइडलाइंस में है कि लगवानी चाहिए। और इसीलिए अब तो 17 साल की उम्र से भी टीनेज बल्कि अब में तो भी स्टार्ट हो चुकी नीचे है। आहिस्ता आहिस्ता और नीचे चलते जाएंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी में देखिए 2 जिंदगियों को खतरा है और रिस्क भी बढ़ जाता है थोड़ा सा उसमें, तो प्रेगनेंसी में लगवानी चाहिए वैक्सीन। अब वैक्सीन कौन सी लगवानी चाहिए, हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स दे आर एक्सपर्ट, वो आमतौर पे उसी शेल्फ में से वही वैक्सीन लगाते हैं जो सेफ है, और ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ उनको भी लगवानी चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का खतरा, और ये कॉमन मेरे पास मैसेज आ रहा होता है कि इसका क्या करना है, तो मैं उनको फिर कहता हूँ नहीं फ़ौरन लगवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हमने देखा कि इस्लामाबाद का मौसम चेंज हो रहा है, मिड ऑफ सितंबर, डेफिनेटली आपको पता है कि यहाँ पर बारिश, धूप, पता नहीं सुबह का मौसम अलग होगा, दोपहर का अलग होगा, शाम और रात में मुख्तलिफ होगा, तो ऐसे में सेक्टर टू सेक्टर डिफरेंट, तो कुछ बीमारियां जन्म लेती हैं। वो कौन सी बीमारियां होंगी जिनमें पोलन एलर्जी भी होती है, जिनका मतलब यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ सिम्टम्स जरूर आते हैं कि बुखार है, खांसी है, तो शहरी ऐसे में क्या एहतियात करें? देखिए, मौसम तब्दीली के साथ, चाहे गर्मियों से सर्दियाँ, सर्दियों से गर्मियाँ हो, तो हमेशा वायरल इन्फेक्शंस या एलर्जीज बढ़ जाती हैं, और जो लोग प्री डिस्पोज्ड होते हैं पहले से, उनको ये खतरा बढ़ जाता है। तो वो एक तो वो एहतियात खुद करें। आम तौर पे इस्लामाबाद में मैंने देखा कि एलर्जीज ज़्यादा है, और एलर्जीज आती हैं जब सर्दियों से गर्मी आ रही होती है, उस वक्त तो बढ़ती हैं, और ये वायरल इन्फेक्शंस बढ़ती हैं जब गर्मियों से सर्दियों में हम एंटर हो रहे होते हैं। तो ये 2 फेज होती हैं। इसमें न्यूट्रिशियस डाइट्स, अच्छा लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल आम तौर पे प्रिवेंट कर लेता है काफ़ी हद तक। वाइटामिन वगैरह ले लें, कोई वो चीज़ें कर लें, और अगर आपको होता है बार बार, थोड़ा सा एंटी एलर्जी का कोर्स कर लें, तो बचत हो जाती है उससे काफ़ी हद तक। तो इसमें कौन कौन सी एलर्जीज हैं जो कि मतलब ज़्यादातर लोगों को होती हैं और लोगों को इसके बारे में मालूम भी नहीं है? रेस्पिरेटरी एलर्जीज कॉमन है, क्योंकि इस्लामाबाद में ज़्यादातर ये पोलन्स, घर के अंदर रहते हुए इस्लामाबाद के अलावा किसी भी शहर में डस्ट एंड माइट्स, उसकी एलर्जीज ये काफ़ी कॉमन है। और अभी जिस तरह आजकल जो चैलेंजिंग ज़्यादा होगी, चूँकि कोविड है और कोविड भी वायरस है, उसके सिम्टम भी मिलते जुलते हैं, और दूसरे रेस्पिरेटरी वायरसेस भी जो है ना वो भी अभी शुरू हो जाएंगे, तो उसमें कई दफ़ा ये कन्फ्यूजन अब बढ़ेगी आगे। सही। ये कैसे मालूम होता है कि हमारे लंग्स बिल्कुल ठीक है? देखिए, एक्सरसाइज टॉलरेंस बड़ा सादी सी बात है कि अगर मैं चलता हूँ, मुझे सांस नहीं चढ़ता, मैं अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ अच्छी कर लेता हूँ, मुझे कोई एलर्जीज, अस्थमा या कोई वीजिंग होती है सांस में, सीटी सी बजना, खांसी वगैरह ये नहीं है, मैं स्मोकर नहीं हूँ, तो आमतौर पे ये हेल्दी लंग्स। अच्छा, इसमें एक मैसेज सर कोविड में बड़ा लोगों के पास व्हाट्सएप पर आया जी, कि आप अपना सांस रोक कर बैठे हैं, अगर इतनी देर तक आपने सांस रोक ली है और आपको कोई मसला नहीं होता, इसका मतलब आपके लंग्स ठीक है, कोविड शोविड कोई नहीं है। वैसे आपको ऐसे नीम हकीम कैसे लगता है? मीम्स देखिए वैसे कैसे इस तरह की, यू आर राइट, इस तरह के मैसेजेस जो ना, ये बहुत साइंसदान बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या कहाँ से वो, मुझे नहीं पता कि उसका लॉजिक क्या है, लेकिन अगर उसकी लॉजिकल जस्टिफिकेशन निकालें तो मे बी, आई डोंट थिंक सो कि सांस होल्ड करना वेरियस मल्टीपल्स पे डिपेंडेंट होता है, तो वो एक लंग्स अकेले को शो नहीं करता, लंग मे बी वन ऑफ दी फैक्टर। हाँ। अच्छा, वो अगर कोई साहब ऐसे हैं जो कि सिर्फ ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पर ही गए और सांस फूल गया उनका, तो व्हाट डज दैट मीन? देखिए, अगर तो उनको नहीं पहले चढ़ता था सांस, फॉर एग्जांपल मैं रोजाना 3 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स जाता हूँ और मुझे सांस नहीं चढ़ता, और अब मैं देख रहा हूँ मुझे सांस चढ़ रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि जी पाँव भी थोड़े से सूज रहे हैं और ब्लड प्रेशर भी रहता है, तो ये हम कहेंगे कि कार्डिक तो नहीं है। यहाँ मैं सांस बैठे बैठे मुझे सांस फूलना शुरू हो गया और थोड़ी सी खांसी और कोई चेस्ट टाइटनेस भी है, तो मैं कहूँगा एलर्जी वगैरह तो नहीं है। या मैं वैसे ऊपर स्टेयर्स ऑफ फ्लाइट चल रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ बुखार भी है और आजकल छींके भी है, नाक बंद भी हो रहा है और बुखार, जिस्म भी दर्द हो रहा है, तो मुझे वायरल या फ्लू या ये कोविड का भी मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। मास्क जो हम पहनते हैं और पूरा पूरा दिन अगर मास्क पहने रखें तो उससे क्या ऑर्गन मुतासर होता है? देखिए, मास्क मैं अक्सर
शुरू दिन से प्रोग्राम्स में भी कहता हूँ मदर ऑफ ऑल द प्रिवेंशन जो है ना, अच्छा। बेस्ट इज दी मास्क, क्योंकि ये देखे ना ये सबसे ज़्यादा हमारे लंग्स और यहाँ से Affect रहता करते हैं है, यहाँ यहीं से, से, और वायरस यहीं से नोज़ के थ्रू अंदर जाता है। मास्क बेस्ट प्रोटेक्शन है, लेकिन मास्क साफ़ सुथरा हो। मास्क जब अपनी एज पूरी कर चुके हो तो उसको डिस्कार्ड कर दें और उसको फाड़ के डिस्कार्ड करें, ये बड़ा ज़रूरी है। और अभी तो बड़ा आसान हो गया, हमने देखा कॉटन के भी डबल लेयर के मास्क वो भी प्रोटेक्ट करते हैं जो। ठीक है, तो सर नॉर्मल रूटीन में हमें कितनी वॉक रखनी चाहिए, क्योंकि अमूमन आपकी रूटीन इतनी हेक्टिक होती है कि आपको जिमिंग का टाइम नहीं मिलता, लेकिन हम वॉक एक्सरसाइज इस तरह से रखें कि आपके लंग्स जो हैं वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर सकें। एक हफ्ते में 200 मिनट, यानी कि 45 मिनट्स 5 डेज ए वीक इज द मिनिमम जो हम कहते हैं हर एक को मेंटेनेंस के लिए वॉक करनी। तो हम रूटीन में कर लेते हैं, नहीं, उसके अलावा वो नहीं, वो जो है ना, वो जो हम कहते हैं स्कूल के कॉलेज के, वो एक वॉक होती है, लेकिन प्रॉपर डेडिकेटेड माइंड सेट के साथ कि मैं वॉक करने जा रहा हूँ। ब्रिस्क वॉक करनी है 45 Yes, मिनट्स। पहले उसको रैंप शुरू करें हल्की वॉक से, फिर ब्रिस्क वॉक, फिर आखिर में हल्की सी। ओके, 45 मिनट्स 5 डेज अ वीक वॉक जो करता है, मैं समझता हूँ वो डॉक्टर से बचा रहता है। तो इसके लिए मैं एक बताते भी हूँ, जी नहीं हाँ टिप देने लगी हूँ। G11 के बिल्कुल शुरू में एक बहुत खूबसूरत सा पार्क है, जिस तरह से सर ने बताया ना कि एक स्ट्रेट देन लेफ्ट एंड सॉरी देन लो डाउन एंड अपवर्ड्स, तो वहां पे बड़ा प्यारा सा पार्क है। मैं कोशिश करूंगी कि कल आपको उसके नाम के बारे में बता सकूं। मैं अच्छा, भी मैं अक्सर वहां पर G11 जाती तो हूं। मुझे पता ही नहीं, इस पार्क का मैं भी नहीं, ढूंढूंगा आज। अपनी बेटी को भी लेके जाइएगा, शील एंजॉय, और आप वहां पे जाके वॉक कीजिएगा। तो वो बड़ा बेहतरीन पार्क है, आप उसका एक ट्रैक करें तो बहुत अच्छा वो कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ही वक्त रह गया, एक बड़ा अच्छा सा चुलबुला सा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, वो ये कि बहुत सारी मिथ्स होती हैं, बहुत सारी मीम्स होती हैं, कोई ऐसी चीज को आपको यार ये क्या है, मतलब इस दफा तो मतलब ये तो खत्म ही हो गया ना सब कुछ, कोविड से रिलेटेड में, कोविड से रिलेटेड, या कोई भी जो जहाँ पे लोग अपनी डॉक्टरी झाड़ रहे होते हैं। वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर देखना जिसमें लोगों को नुकसान होने का अंदेशा होता है। एक तो होता है ना कि यू जस्ट स्माइल ओवर इट और कहते हैं चलो ये भी एक मजाक है और सबको समझ आ गई, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें नुकसान का एहतमाल होता है, उस पर अफसोस भी होता है और गुस्सा भी आता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उससे फ्रस्ट्रेशन होती है। अब जिसमें जितनी सारी वैक्सीन के ऊपर जितनी है उस पर मुझे अफसोस होता है और उसका नुकसान होता है लोगों को, या ऐसे इलाज बता देना जिससे दूसरे को नुकसान हो सकता है अननोइंगली, जो पहले शुरू में थी, अब अल्लाह का शुक्र है अब अवेयरनेस ज़्यादा होने की वजह से। और ये मिथ्स उस वक्त ज़्यादा फैलती हैं जब नॉलेज में गैप्स होते हैं। अब जब आप देखें जो नॉलेज का गैप कम होता जा रहा है, नेशनल या डॉक्टर्स या मुख्तलिफ लोग अवेयरनेस फैलाते जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कम होती जा रही हैं, और अगर आप आती भी हैं तो उनका नुकसान ही है। तो मेरा अपना ख्याल है कि सुनी सुनाई और इस तरह की चीज़ जो हेल्थ से रिलेटेड होती है उसको फैला देना, ये बड़ा नुकसानदेह है लोगों के लिए, तो ये मैं इसको पसंद नहीं करता। और किसी को सुनाई बातों को बाय करो ना, यस बाय करो ना। अब आपको हम बाय करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू Thank you so much. Thank you for very joining us. बहुत मजा आया, और मैं फिर यही कहूंगी मेरे बहुत सारे ऐसे अच्छे दोस्त हैं जिनसे माशाल्लाह जाकर तो शायद मुलाकात पे उतना टाइम नहीं निकलता, लेकिन सुबह पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जैसे लोगों से मुलाकात हो जाती है और बात करने का मौका मिल अपनी जाता है। जगह है, चेक साइन करके भेजने हैं आपने। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, और मैं मैं इंशाल्लाह दिलवा के certificate रहूंगा लिए सर आपको ये मिलती हूँ। सारे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, Thank you so much, sir. अल्लाह हाफिज़। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने एक नए मेहमान से आपका तारुफ करवाते हैं, जो कि सिंगर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म करते रहते हैं, बहुत सारी जो क्या कहते हैं बहुत सारे इवेंट्स होते हैं वहां पर अपनी आवाज का जादू भी जगाते हैं। अरीब अजहर हमारे आज प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं, और मेरे लिए तो ये क्या ही खूबसूरत बात है कि एक के बाद एक करके दोस्त मुझसे मिलता चला जा रहा है। अभी रिजवान उपल साहब यहाँ से गए हैं, कुछ ही देर में अरीब अजहर साहब आ जाएंगे, इनके साथ भी नशिस्त पे मुलाकात हुई थी। इंतहाई खूबसूरत गिटार बजाते हैं, सूफीज़्म में कमाल महारत रखते हैं, शायरी इनकी बेपनाह खूबसूरत है, और तो और आवाज का जादू उससे भी कई ज्यादा अप लेवल क्या पर है। बात है, तो हुस्न मेरी right हकीकी side पे- हमारा फेवरेट है। हाँ जी। इनके फादर अजहर असलम साहब पाकिस्तान टेलीविजन के फर्स्ट चेयरमैन, तो इसलिए पाकिस्तान टेलीविजन के फादर भी उन्हें कहा जाता है, और उनके ये बेटे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कितनी Good प्यारी morning. आवाज है कैसे माशाल्लाह, हैं बड़ी आप? भारी आवाज है। ये सुबह सुबह की आवाज अरे है। एक साल के बाद और भारी तकरीबन हो मेरे जाएगी। ख्याल से नहीं, हमारी सुबह- मुलाकात हो सुबह- रही है। अच्छा,
एक साल के बाद तकरीबन मुलाकात, याद है बहुत डॉक्टर अरसे बाद। नाजिर साहब के घर पे मुलाकात हुई थी, उसके बिल्कुल बाद हुई थी, दोबारा हम बिल्कुल हुई लोगों थी। की मुलाकात टाइम ही नहीं कहा होता आपके पास। और हम लोग लाइव गए थे उस फेसबुक पे, क्या खूबसूरत गाने गाए थे इन्होंने। माशाअल्लाह। अच्छा, ओहो ये हो। मुझे नहीं पता था कि हम लाइव गए थे नहीं, उस हम लोग रात। लाइव अच्छा। गए थे, इतना मैं लाइव जाते स्नोवर हैं, कहाँ और याद शहर रहता वगैरह, है? हाँ हम लोग लाइव चले गए जब आप गा रहे थे, क्योंकि आप तो सही, बजा रहे सही, थे ना, आप सही। सामने बैठे हुए थे। बिल्कुल सही। तो बस ये वाली सिचुएशन क्या बात है जी। फेवरेट इंस्ट्रूमेंट गिटार है? नहीं, फेवरेट इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए गिटार है, इसलिए क्योंकि वो एक वाहिद इंस्ट्रूमेंट है जिसपे मैं थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ। लेकिन वैसे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट्स तो मेरा ख्याल में तकरीबन सारे ही हैं। डिपेंड ये करता है कि बजा कौन रहा है और क्या बजा रहा है। मसरूफियात अरे क्या आपको है आज गिटार में से लेकर आना चाहिए था। नहीं, पता है, मैंने एक तो ये कि मैंने जितने भी टेलीविजन स्टेशंस हैं उन सबको मैंने इत्तला दे दी कि अब मैं गिटार लेके मुफ्ते में नहीं आया करूंगा। जब आप मुझे बुलाएंगे कॉन्सर्ट करने के लिए अपने म्यूजिशियंस के साथ, बैंड तो के फिर साथ, ठीक है। जरूर उसके लिए आप फिर कुछ मुआवजा भी अगर देना पसंद करेंगे तो देंगे। होना भी यही लेकिन- चाहिए। Agreed, ये लेकिन बड़ा ये कि- justified है। क्योंकि वरना वो जो मैं रोज सुबह में आ जाता हूँ गिटार लेके बैठ जाता हूँ हर मॉर्निंग शो पे। नहीं नहीं, ये बड़े जस्टिफाइड चीज़ है। ज़ाहिर है आपका ये टैलेंट है और ऐसा होना नहीं चाहिए। मसरूफियात आजकल क्या है आरिफ साहब? आजकल जनाब आपको पता है, एक तो अभी आपकी प्रीवियस सेगमेंट पे भी कोविड Yes, के हवाले से COVID। बात हो रही थी, तो जाहिर है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स तो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। म्यूजिशियंस के लिए एक मुश्किल वक्त है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। तो इसलिए मैं मजबूर हुआ कि डाइवर्सिफाई करूं। और कोविड के शुरू से फिर हम थोड़ी सी ज़रा कुछ डॉक्यूमेंट्रीज, कुछ और सोशल मीडिया कंटेंट, इसकी तरफ अभी हमने काम किया। तो कुछ एक पीटीडीसी के साथ अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, एक अभी एक फैज़ साहब की एक नज़म कंपोज की, उसका वीडियो किया, एक अभी एक माहौलियात पे, एनवायरनमेंट पे एक गाना मैंने किया है, उसकी अच्छा। अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, उसका वीडियो करेंगे। फिर एक मैं इको कॉन्फ्रेंस करना चाह रहा हूँ नवंबर में। ठीक है। लेकिन अभी देखते हैं, अभी ये डेल्टा वेरिएंट शुरू हुआ है। मेरी कोशिश तो है कि इसको आउटडोर करूं, चंद 100 लोग हों, उसमें वर्कशॉप्स हों पर्मा कल्चर से रिलेटेड, यानी कि जिसको परमानेंट कल्चर कहते हैं, जिसको सस्टेनेबल या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कहते हैं, उससे रिलेटेड वर्कशॉप्स हों। और हमारे पैनल्स भी हों जिसमें हम बात करें कि माहौलियात जो है वो किस तरह हर चीज़ से जुड़ी हुई है। तो देखते हैं ये अभी तो कोविड अरे मैं इजाज़त को ये देता है। कहूंगी कि सुबह पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म, इससे आप अपना प्लेटफॉर्म समझे, कुछ भी बहुत ऐसा शुक्रिया। हो जिसे आप लॉन्च करना चाह रहे हैं, जिसे आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वी आर हियर। हम Thank आपकी you so आवाज much, बनेंगे। Zaria। आपने फैज साहब की नज़म के हवाले से बात की, जब भी आप लॉन्च करें जरूर बताएं, यू विल बी द गेस्ट ऑन दैट डे। और हम इंशाल्लाह यहाँ पे आपकी जो नज़म है उसे बल्कि बाकायदा तौर जो पर लॉन्च भी इवेंट का आप करेंगे। जिक्र करें Exactly। नवंबर का, उस पे भी इंशाल्लाह हम आएंगे। थैंक यू और सो मच। बिल्कुल पूरी कोशिश क्योंकि ज़ाहिर करेंगे। माहौलियात हाँ। पे जो काम है ना, वो तो हम सबका फर्ज है कि अपना ज़ाहिर हिस्सा डाल सकें। और आपके शायद वालिद के बाद साहब की सबका। जो खिदमात रही हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए, हक तो अदा नहीं कर सकते, हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि आपका साथ दें इसमें। नहीं, बहुत शुक्रिया, लेकिन आप मेरा साथ वालिद साहब की वजह से ना दें। मैं यही कह वालिद रहा हूं साहब, कि- आप मेरा साथ मेरी वजह से दीजिए। Will definitely, will वालिद definitely। साहब का तो अपना मकाम, बेशक, लेकिन वो बेशक। खुद भी यही चाहते हैं। हर बाप यही चाहता है कि बच्चा जो है ना वो उसका अपने टैलेंट पे, बाप का नाम जो है ठीक है पहचान है, लेकिन अपना ही नाम पहचान में ज़्यादा खुशी होती बेशक। है। कोई नया गाना जिस पर काम कर रहे हैं इस हाँ, नज़म के यही अलावा? अभी ये 2 गाने हैं, फिर अभी एक और भी अभी कर रहा हूँ। कर रहे हैं। काफी अरसे बाद कर रहा हूँ। क्यों गैप क्यों? गैप क्योंकि कोविड की COVID? वजह से जो है परफॉर्मेंसेस बहुत कम हुई पिछले 2 सालों में। मेरा ख्याल में कि मेरी शायद 2 परफॉर्मेंसेस या 3 मुश्किल से हुई होंगी। अच्छा। तो जाहिर है कि एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए तो ये काफ़ी नहीं होता। और हम फिर तरह तरह की कॉम्प्लेक्सेस का शिकार हो जाते हैं जब हम परफॉर्म ना कर पा रहे हों, और जब हमें वो एक फीडबैक मुस्तकिल ना मिल रही हो। Yes, that the अच्छा, life जिससे अरीफ हमारा के ego जो है ये वो- फील है ना, जिस तरह से वो चुलबुले अंदाज से बात कर रहे हैं, जब मेरे इनसे पहली दफा तारुफ हुआ, अरीफ जब नज़में पढ़ते हैं गिटार पर और गजलें गाते हैं, इनकी उसमें तंज़ो मिज़ा होता है क्या बात है। बहुत ही खूबसूरती के साथ, कि हम लोग हर मिसरे पे कहते थे वाह 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 वाह, ये कमाल हो गया। मतलब आपकी शायरी सूफीज़म तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आप तंज़ो मिज़ा को भी लेके चलते हैं। बहुत शुक्रिया। ये कि तजुर्बा रहा है तरह तरह की सेटिंग्स में परफॉर्म करने का। एक तो पाकिस्तान में जाहिर है, लेकिन इससे पहले जब मैं बाहर रहता था यूरोप में, तो कैफे बार्स और पब्स में बहुत ज़्यादा मेरा तजुर्बा है बजाने का। अच्छा। जिसमें आपको सारी ऑडियंस को फिर साथ लेके चलना पड़ता है, और उसमें जुगतें भी लग रही होती जी, हैं और जी, उसमें हंसी जी, मजाक भी हो रहा होता है। तो वो शायद वो जो है वो नजर आता है। यहाँ ऐसा माहौल नहीं बन सकता? बनता है कभी कभी, हाँ Okay. हाँ बनता है, पब्लिकली कम बनता है।
पब्लिक के लिए कम बनता है। हाँ, अमूमन ऐसा ही होता है। अरीब, हम लोग लाइक मैंने इनको मोस्ट ऑफ द टाइम गैदरिंग्स में देखा है, डिनर्स हो और थोड़ी सी डिम लाइट हो, और फिर अरीब जिस तरह से परफॉर्म कर रहे होते हैं वो तो सुनने वाली बात होती, देखने वाली दाद होती है इनफैक्ट। तो अरीब, अगर चंद एक मिसरे, चंद एक अशार। अच्छा, अभी क्या चीज, कुछ बुल्ले शाह की, एक बुल्ले शाह की एक बड़ी मशहूर है लेकिन बड़ी मुझे जबरदस्त भी लगती है, तो थोड़ा सा मैंने सुनी है क्योंकि उस दिन आपने बहुत 1.5-2 घंटे हम लोग बैठे थे। हाँ, उस दिन उस रात तो बिल्कुल आपने सुनी होगी, लेकिन ये अक्सर वो पूरी, खैर बारह, तो इसकी ये अपनी धुन है। फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबानू, फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबानू, कर दूर कुफर दिया बाबा नू, ला दोज़ख गोर अज़ाबा नू, कर साफ दिले दिया खाबा नू, गल ऐसे घर विच ढुकदी ए, एक नुक्ते विच गल मुकदी ए, एक नुक्ते विच गल मुकदी ए, है बई मत्था जमी घिसाईंदा, लम्मा पा महराब विखाईंदा, पढ़ कलमा लोक हसाईंदा, घर आवन गल दिल अंदर समझ न जाईंदा, कदी सच्ची बात भी लुकदी ए, एक नुक्ते विच गल मुकदी ए, एक नुक्ते विच गल मुकदी ए, फड़ मुर्शद अबद खुदाई हू, विच मस्ती बेपरवाही हू, बेख्वाहिश बेनवाई हू, विच दिल में खूब सफाई हू, भुल्ला बात सच्ची भी लुकदी ए, एक नुक्ते विच गल मुकदी ए, एक नुक्ते विच गल मुकदी ए। क्या बात है, जबरदस्त, माशाल्लाह। और जो फील आ रही थी ना अरीब आपको देख के, पाँव भी हिल रहे हैं, हाथ भी हिल रहे हैं, आंखें बंद हैं आपकी। हाँ, मैंने यही बोला, मैंने कहा he is enjoying, he is enjoying। मतलब आप गा नहीं रहे थे, आप उसकी फील लेके उससे अदा कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे। was very good, माशाल्लाह। देखे ना, यही होता है, फिर लोग कहते हैं गिटार लाओ, मैं कहता नहीं लाऊंगा, उसके बाद मुझे खुद बुरा लगता है कि साथ अब ले आया करें हमारे सेट पर, तो ले ही आया करें। हाँ, ऐसे ही है। अच्छा, मुझे अरीब ये बताएं कि कुछ OSTs आपने OSTs मैंने अब काफ़ी साल पहले वो एक कलाम मैंने पढ़ा था, गाया था अपना शाह हुसैन का, और वो मेरी तर्ज नहीं थी, वो मैंने उसी तर्ज पे मैंने गाया था जो वो हामिद अली बेला साहब की बड़ी मशहूर है ना, वो माए नी मैं किन्नू आखा, वो वाली। तो वो एंजलीन मलिक को बड़ी अच्छी लगी थी, उन्होंने फिर अपने एक ड्रामे में उसकी वो इस्तेमाल की थी, उसको ख़ास तौर पे फिर हमने उस तरह रिकॉर्ड किया था। उसके अलावा मैंने काम नहीं किया कोई खास। आप OST की तरफ जाना नहीं चाहते या नहीं? मेरी कोई मेरी कोई एम्बिशन तो नहीं है। अगर कोई कह दे कि भाई हाँ ये करना है और मेरे मतलब का प्रोजेक्ट हो और मुझे लगे कि हाँ इसमें मुझे इजाज़त है कि मैं एज एन आर्टिस्ट अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर सकूं, और वो कंडीशंस जो हैं वो साजगार हों, तो फिर क्योंकि मैं शायद इसलिए भी कह रही हूँ, हम चाहते हैं कि हम, क्योंकि पाकिस्तान में ड्रामा इंडस्ट्री के जो OSTs हैं बहुत मकबूल होते हैं, हमने बहुत सारे सुने हैं प्राइवेट चैनल्स के। तो हाँ। आपकी आवाज मुझे लगता है कि पाकिस्तान में वैसे भी जिस किस्म का ड्रामा अक्सबंद किया जा रहा है, कुछ सैड स्टोरीज भी होती हैं, आपकी इतनी पेसी वॉइस है कि वो उठा देगी उस OST को। बहुत शुक्रिया आपका। पता है, मैं समझता हूँ कि OSTs और फिल्मी गाने भी, फिल्म में जो इस्तेमाल होते हैं गाने, ये वहाँ पे होते हैं जहाँ पे एक म्यूजिकल इंडस्ट्री अभी तक वो अपनी पूरी तरीके से वो अभी तक मैच्योर नहीं हुई भी होती। और फिर वो म्यूजिशियंस जो हैं वो मजबूर होते हैं कि यार वो टीवी के लिए भी कोई कुछ म्यूजिक कर लें, कुछ गाना कर लें, फिल्म के लिए भी कर लें, लेकिन असल में तो एक म्यूजिक इंडस्ट्री एक खुद मुख्तार एक चीज़ होनी चाहिए। और असल में जो म्यूजिशियन को, अगर एक सच्चा म्यूजिशियन है कहीं से भी दुनिया में, तो उसको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब वो परफॉर्म कर रहा होता है ऑडियंस के सामने।
चाहे वो छोटे से कोई छोटी सी महफिल हो या चाहे वो बड़ा सा कोई मेला हो या फेस्टिवल हो, लेकिन वो परफॉर्मेंस एलिमेंट जो है ना, तो वो OSTs में आपका गाना इस्तेमाल हो जाना, स्टूडियो में आप जाके काम करते हैं, अच्छा, उससे different नहीं उससे होता, आपकी जो है वो एक प्रमोशन भी होती है, आपके लिए एक मार्केटिंग के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन असल में ये सारे सहारे होते हैं म्यूजिक अच्छा। इंडस्ट्री में। तो ये लाइव कॉन्सर्ट करना आपको ज्यादा पसंद है, लाइक एक गैदरिंग के अंदर परफॉर्म always, करना, ये आपका ज्यादा टेस्ट रहा हमेशा, है? बिल्कुल, हर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को जरूरत होती है ऑडियंस की। तो अरे आपको कहाँ पे लैक लगता है कि पाकिस्तान में ये इस तरह के एक तो कोविड की सिचुएशन नो डाउट है, कोविड तो है। लेकिन कॉन्सर्ट्स हमारे यहाँ बहुत कम होते हैं, कम क्यों? होते हैं। देखें, इसकी मल्टीपल वजूहात हैं। मेरा ख्याल में कि यहाँ पे 90s में एक माहौल चला था जब ढेर सारे कॉन्सर्ट्स होना शुरू हो गए थे। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी हमेशा हर वीकेंड को कोई ना कुछ शुरू हो गया था। उस वक्त मैं तो बाहर था, क्रोएशिया में लेकिन मुझे पता था कि ये हो रहा है पाकिस्तान में। उसके बाद फिर ये चला मेरा ख्याल में कोई मिड 2000s तक। उसके बाद फिर जब यहाँ पे वो दहशतगर्दी के वाक़यात शुरू हो गए, सिक्योरिटी की वजह से यहाँ पे कोई 4-5 सालों तक तो बिल्कुल कहत पड़ गई। उसके बाद से कभी भी उस तरह इंडस्ट्री पिकअप नहीं कर पाई। एक तो ये वजह होती है कि एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि मैं अब ऑर्गेनाइज करता हूँ, मैं फेस्टिवल्स भी करता हूँ और इवेंट्स करता हूँ, तो मुझे पता है कि उसमें आपकी कितनी मेहनत चाहिए होती है और कितने पैसे चाहिए होते हैं कि आप सिक्योरिटी का हिसाब रखें कि हर एक को, और आपको इतने फिर वो अब क्या कहते हैं, आपको NOCs फिर आपको लेना, NOC जी आप म्यूजिक कर रहे हैं, NOC लेके आए। हालांकि NOC तो एक बरतानिया के दौर का एक कानून है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो अंग्रेजों ने लगाया था कि ताकि यहाँ पे बर्रे सगीर के लोग आपस में जो है ना वो जुलूस ना करें, जमा ना हो, तो NOC जी लगा दो। वो अभी तक हमने जारी किया हुआ है। और चलें सियासी सरगर्मियों में तो फिर भी समझ आती है, लेकिन ये कल्चरल इवेंट्स के लिए जी NOC लाओ तो वही इतना एक मसला कर देता है। तो इसलिए जो है वो फिर लोग कहते हैं यार ये कितनी बड़ी हेडेक है, इसको हम ऑर्गेनाइज ही नहीं करते। वो कहते हैं छोड़ो ही करते ही। तो इसलिए वो सिर्फ कुछ कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं या लेकिन उस तरह के उस सतह पे मेले कम होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। तो आपको लगता है कि कोई गुंजाइश निकलती है कि कुछ कॉर्पोरेट इवेंट्स में, क्योंकि आज भी आप नहीं, दो मतलब सवाल इसमें मैं लूंगी कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स में ऐसी गुंजाइश निकलती है ऐसे इवेंट्स में कि इस किस्म के हल्के फुल्का सा मार्जिन 15 से 20 मिनट का या आधे घंटे का एक सेशन रखा जाए कॉन्सर्ट टाइप, या फिर जो सूफीइज्म है उसको लोग इतना अभी पसंद नहीं करते, ज्यादातर मतलब बहुत ज्यादा मतलब लाउड म्यूजिक को पसंद किया जाता है। देखें कॉर्पोरेट इवेंट्स में तो होता है, अक्सर कॉर्पोरेट इवेंट्स में कोई म्यूजिकल सेगमेंट रखते हैं, वो तो होते हैं, लेकिन एक अगेन मैं कहूँगा कि एक म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए कॉर्पोरेट इवेंट्स की भी ज़रूरत होती है। लेकिन असल चीज़ क्या होती है, जब आर्टिस्ट डायरेक्टली अपने ऑडियंस से कम्युनिकेट करना होता है। इसका मतलब कि एक प्रोग्राम होता है, उसमें एक बंदा आता है, टिकट खरीदता है ऑडियंस में से, अफोर्डेबल होने चाहिए टिकट, और अगर भरपूर लोग टिकट खरीदें तो पैसे भी काफ़ी हो जाते हैं, आर्टिस्ट को देने के लिए भी, प्रमोटर को देने के लिए भी। मेरा ख्याल में कि म्यूज़िक के जानरा की बात नहीं है, मैं बहुत सारे म्यूजिशंस को जानता हूँ, सारे म्यूजिशंस पाकिस्तान में अभी एक ही कश्ती में हैं, सो टू स्पीक। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था, शायद सबसे वो पहली बात से भी ज़्यादा ज़रूरी कि म्यूज़िक की यहाँ पे उस तरीके से अभी किल्लत क्यों है कंपैरेटिवली टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम यहाँ पे म्यूज़िक को वो अभी तक अहमियत भी नहीं देते हैं। अच्छा। बहैसियत माशरा और तालीमी निज़ाम में तो म्यूज़िक है ही नहीं। हमारे म्यूज़िकल एजुकेशन को तो वो कुछ समझा ही नहीं। अब कुछ प्राइवेट स्कूल्स में वो एक क्लास रख देते हैं जिसमें वो कोई खान साहब आते हैं, आपको कीबोर्ड पे जीवे जीवे पाकिस्तान सिखा देते हैं। दैट्स नॉट अ म्यूजिकल एजुकेशन। आपको रागदारी सिखाना, स्केल सिखाना, फिर आपको पूरी यहाँ पे बर्रे सगीर में जो तारीख रही है, हजरत अमीर खुसरो और वो सारे हमारे मुख्तलिफ साज, उनकी तालीमात देना, उस तरह एक बच्चे का एस्थेटिक सेंस पैदा होता है कि वो बड़ा होके फिर तलाश करता है कि मैं सुरीली चीजें कहाँ से सुनूं। पाकिस्तान में इस वक्त दो आर्ट्स काउंसिल सबसे ज्यादा बेस्ट हैं, एक तो कराची आर्ट्स काउंसिल, दूसरा अलहमरा आर्ट्स काउंसिल। आपको लगता है कि मजीद आर्ट्स काउंसिल्स का भी मंजर यहाँ पर आना बहुत जरूरी, और क्या वो उस हद तक फाल हैं जितने कि उन्हें होना चाहिए कराची और अलहमरा, या उससे ज्यादा भी जरूरी वो स्कूल वाला एलिमेंट है? स्कूल वाला एलिमेंट तो बिल्कुल उसको कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकता, वो तो बिल्कुल ज़रूरी है। आर्ट्स काउंसिल, अभी मैं कोविड से पहले 2 साल कराची में था, वहाँ पे वो एक T2F इदारा है उसको चला रहा था, तो काफ़ी मेरी इंटरेक्शन रहती थी आर्ट्स काउंसिल से। आर्ट्स काउंसिल कराची तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त। T2F का भी बड़ा वहाँ पे काम अच्छा रहा है जी। T2F ने बड़ा अच्छा काम किया है नए म्यूजिशियंस के लिए, नए टैलेंट के लिए, वो चाहे वोकल्स हो चाहे T2F का बिल्कुल एक रोल रहा है कराची में। और फिर कराची में नापा भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स।
और लाहौर अलहमरा, मैं उनकी एक्टिविटी से इतना क्लोजली कनेक्टेड अभी नहीं हूँ, लेकिन हाँ वो भी कुछ हद तक काम कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे PNCA है, PNCA ने भी बहुत अच्छा काम करना शुरू किया था। यहाँ पे डॉक्टर फौजिया सईद आई थी, हाँ जी, लेकिन फिर कोविड का ज़माना शुरू हो गया, और अभी तो उनका एक बस वो उनका एक एक्सीडेंट भी हुआ, तो अल्लाह उनको सेहत दे, आमीन, वो आमीन। अभी तक रिकवरी में। तो बहरहाल, लेकिन बिल्कुल इस तरह हर छोटे शहर में आर्ट्स काउंसिल की होने जरूरत है, चाहिए, होने और चाहिए। कम्युनिटी सेंटर्स की जरूरत Yes. है कि हमारे नौजवान लोग जो हैं वो कई घरों से निकल के एक सेफ स्पेस में आके मिल सकें, मिल इंटरेक्ट सकें, कर get सकें, together अपने कर ख्यालात सकें, का meet इजहार and कर greets हो सकें, सकें। कल्चरल इवेंट्स हों, वर्कशॉप्स हों, सेमिनार्स हों, ऐसे ही वहाँ पे खाने पीने की जगहें हों। तो अब फिर हमारे talent पास सामने वक्त नजर आएगा। इंतहाई मुख्तसर रह गया है। सिर्फ गुजारिश है, सिर्फ गुजारिश है, ज्यादा हम कुछ तो नहीं। गुजारिश ही कर हाँ, सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो आप कर दें। कुछ तंजो मजा से कोई नज्म अपनी आप हमें सुना दें या हुस्न गा के। हकीकी। जो मजा से या हुस्न हकीकी, हाँ, देखिए देखिए मैंने कौन सी- इतना आपको तंजो मजा, अब तंजो मैंने आपको मजा। इतना वो हुस्न हकीकी वास्ट- हो गया, तंजो मजा। अच्छा, तंजो मजा तो वो मेरा है एक और गाना, इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को क्लोज भी करेंगे। मेरा आपकी है एक नज़म वो पे। गिटार पे ज्यादा जाहिर है मजा आता है। वो एक मैंने लिखा था, हम सच्चे थे जब हम कुत्ते थे। यस यस। और इसका मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं क्योंकि लोग कहीं गलत मतलब ना समझ जाएं। देखिए, हमारी सूफी शायरी में कुत्ते का इस्तियारा, मेटाफोर अक्सर इस्तेमाल किया गया है एक दरवेश के लिए, कि भुल्ले शाह का है ना, राती जागी करी इबादत राती जागन कुत्ते, इस तरह के और भी हैं। तो ये उसी को एक आगे चलाते हुए है। क्या खूब थे जब हम कुत्ते थे, क्या खूब थे जब हम कुत्ते थे, गलियों में दुम लहराते थे, गलियों में दुम लहराते थे, जो मिल जाए वो खाते थे, हम सच्चे थे जब हम कुत्ते थे, हम सच्चे थे जब हम कुत्ते थे, ना दौलत थी ना कर्जा था, ना दौलत थी ना कर्जा था, ना किसी से पर्दा था, हम प्यार के भूखे प्यासे थे, हम प्यार के भूखे प्यासे थे, हम सच्चे थे जब हम कुत्ते थे। और आगे भी है। लेकिन ये एक ऐसी गैदरिंग में बैठकर सुनने का बहुत मजा आता है जब आप बैठे हुए हो, और क्योंकि प्रोग्राम अपने इख्तिताम को, तो मैं चाह रही हूँ कि आपके जाने से पहले ही हम कुछ आपके साथ पिक्चर शिक्चर वाला सेशन जरूर। करें, ताकि आपको भी मैं जाके टैग कर सकूं फेसबुक पे कि हाँ आज अरीब हमारे साथ है, जरूर, और जरूर। स्पेशली इस क्लिप के साथ। अच्छा, चले, अल्लाह हाफिज प्रोग्राम- जी, अल्लाह हाफिज। हाँ, प्रोग्राम अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए, और इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होती है। आप भी अभी तक यहाँ हैं मौजूद। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।